तो भी तुम्हारा वर्क डन जो आ जाएगा, ये देखो ये डिस्को वाला पार्ट है, ठीक है, ये आर्क वाला पार्ट है और ये स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है। तो तीनों ही पार्ट में क्या हो जाएगा, वर्क डन सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है और ये जो वर्क हुआ है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास इधर पे कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, हमारे पास इधर पे कुछ एग्जांपल है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो अभी हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग क्या करेंगे, क्लास देखो ये लिख देता हूं एक बार, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11 में हम लोग इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लास्ट 2 लेक्चर का कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इधर पे करने वाले हैं, जेई एडवांस के, जेई मेंस के और कुछ नीट के, और उसके बाद हम लोग इधर पे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस या तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर तुम्हें समझ नहीं आया है अभी तक, तो अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें पूरा इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया जाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को निकालने का जो एक कंडीशन होता है उसको भी इधर पे मैं अच्छे से तुम्हें समझा दूंगा। तो अच्छे से तुम क्या करोगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और कुछ भी डाउट अगर आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर तुम्हें बताना है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए फोर्स F इक्वल टू माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है, एक फोर्स दिया हुआ है जो कि वेक्टर में दिया हुआ है, दिख रहा है तुम्हें, माइनस के बाद तुम्हारे पास है वाई आई कैप और एक्स तुम्हारा क्या है, जे, एक्स क्या है, ओके। उसके बाद एक्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, देखो स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से, द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट a, 0, ठीक है, सबसे पहले ओरिजिन से a, 0 तक एक पार्टिकल को लाया गया बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, फोर्स ये एक्ट हो रहा है। देन पैरेलल टू वाई एक्सिस टू द पॉइंट a, a, द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल, ठीक है, हमें टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक, ये तुम्हारा एडवांस का ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत पहले का है बट अच्छा क्वेश्चन है। देखोगे तो तुम्हारे पास ये जो फोर्स है जिसमें देखो y और x दोनों इधर पे वेरिएबल है, ठीक है, x और y, जैसे फोर्स का इक्वेशन में x और y आ रहा है ना, इसके वजह से इस फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल फोर्स बोल सकते हैं। और वेरिएबल फोर्सेस के लिए वर्क डन हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ही सीखा था। तो वेरिएबल फोर्स के वजह से हमें जो वर्क डन निकालना है वो कैसे तुम निकालोगे, तो हमें पता है कि वर्क डन जो आता है वो आता है F.dr, ठीक है। उसके बाद F का वैल्यू इधर पे अगर हम लोग पुट कर देते कितना है, माइनस के वाई आई कैप, माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये हमें पता है डॉट, dr का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, dy जे कैप आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग इधर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के वाई और आ जाएगा dx, और इसके बाद इधर पे आ जाएगा माइनस के एक्स dy आ जाएगा, ठीक है, उल्टा उल्टा आ रहा है देखो। माइनस के को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा तुम्हारा कितना रह जाएगा इधर पे, y dx, माइनस तो ले लिया कॉमन, तो y dx इधर पे होगा और इधर पे हो जाएगा देखो x dy हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये तुम्हारा कुछ आ रहा है, ठीक है, इसको पहले इधर पे एक बार लिख लेता हूं कि हमारे लिए जो वर्क डन जो आ रहा है वो आ रहा है, माइनस के को कॉमन ले लिया मैंने, और माइनस के को कॉमन लेते ही हमारे पास आ रहा है y dx और प्लस आ रहा है x dy। और हमारा जो पार्टिकल है वो कहां से कहां, एक बार देख लो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ, पहले 0,0 में था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर उसको a, 0 तक लेके गया, a, 0 तक उसको हमने उस फोर्स के वजह से लेके गया। फिर अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर तुम देखना हमने इसको तक लेके गया, फिर हमने इसको a, a तक उसको लेके गया, ठीक है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इसको स्टार मार सकते हो, ये ठीक है, अभी तुम्हें समझ आएगा। इसको अभी कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इसको अभी कैसे सॉल्व करें, इधर से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आ रहा है हमारा वर्क डन, जिसमें हमें क्या करना है,
जिसमें देखना अच्छे से पहले समझ जाओ कि जिसमें देखो x इधर पे वेरिएबल है बट इधर पे y लिखा हुआ है, और हमें पता है कि y एक कांस्टेंट नहीं है, y भी इधर पे वेरिएबल है। देखो एक्चुअली पार्टिकल इनिशियली इधर पे स्टार्ट हुआ है और फाइनल इधर पे गया है, तो एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक ना, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिसमें देखना x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है इस लाइन पे, ठीक है। तो इधर पे जैसे कि इधर पे देखो y वेरिएबल है बट इधर पे x है, तो हम लोग कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे? अगर इधर y dy होता तो y स्क्वायर बाई टू लिखते, इधर पे x dx होता तो x स्क्वायर बाई टू लिखते, बट इस जगह पे आके हम लोग इधर पे स्टक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, जिसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत मैथ्स लगेगा कि तुम्हें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ, तुम्हें क्या पता है d बाई डी एक्स ऑफ, ऐसा लिख लेते हैं, dt लिख लेते हैं, ठीक है। d बाई डी टी ऑफ, अगर मैंने तुम्हें d बाई डी टी ऑफ, अगर मैंने तुम्हें एक्स वाई अगर मैंने तुम्हें पूछ लिया तो तुम क्या बताओगे कि सर x dy बाई डी टी, ठीक है, ऐसे ही तो बताओगे कि x, क्या बताओगे x dy बाई डी टी, और प्लस क्या बताओगे, प्लस बताओगे y dx बाई, यही तो बताओगे तुम आराम से। dt 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मैं इधर पे लिख सकता हूं d ऑफ एक्स वाई, d ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा x dy प्लस y dx, ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है। ऐसा सोचो कि dt 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 कैंसिल हो गया, ऐसा होता नहीं, बट ऐसा सोचो कि ये हो गया है, तो हमारे पास ये रहेगा कि नहीं, ठीक है। इसको ही अगर मैंने ऐसे इंटीग्रेट कर दिया, कोई अगर मैंने ऐसे इंटीग्रेट कर दिया, तो तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है वो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का क्या हो जाता है, एंटी होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास एक्स वाई, ठीक है, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में, मतलब इसको अगर अच्छे से तुम इधर पे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। देख जैसे पहले देख लो कि हमें चाहिए क्या, माइनस के, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, इधर देखना इंटीग्रेशन एक में ही देख लो, y dx प्लस क्या चाहिए हमें, x dy। क्या तुम्हें ये टर्म, ये जो टर्म आया है ना, क्या तुम्हें इधर पे दिख रहा है, इधर पे दिख रहा है क्या, x dy, देखो x dy प्लस y dx, x dy प्लस y dx दिख रहा है कि नहीं, x dy प्लस y dx। तो तुम्हें इधर पे अच्छे से पता चल रहा है कि इसको अगर इंटीग्रेट करूं, ये इसका एंटी है, ये इसका एंटी है, तो ये दोनों को मन मन में क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो ये एक्स वाई इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने स्टार मारा कि ये डायरेक्ट अगर तुम्हें एग्जाम में अगर क्लिक नहीं हुआ तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक। तो ये माइनस के हो गया, ये माइनस के हो गया, और इस जगह पे अच्छे से देखो, इस पूरा चीज को देखो, ये पूरा चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाई के साथ इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बट अभी इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ तो लिमिट होगा ना, वो लिमिट तुम्हें बिठाना पड़ेगा। लिमिट अभी अगर तुम बिठाओगे तो कहां से कहां ये तुम्हारा, ये अगर अच्छे से देखोगे तो ये 0,0 से, मतलब 0,0 से ये कहा गया है, देखो a, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो a, इनिशियली वो कहाँ पे 0,0 और फाइनली वो कहाँ पे a में है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, इसको इधर पे पुट करना है, ठीक है। पुट करते ही आंसर आ जाएगा, दैट इज सबसे पहले a बिठाओ x के जगह में, तो a आएगा, ठीक है, x के जगह में a बिठाओ, ठीक है। अपर लिमिट सबसे पहले बिठाते हैं, a है ना हमारे पास, तो a बिठा दो तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। y में भी a बिठाओ तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें अगर जब 0 बिठाओगे ना, दोनों 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस के स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट तुम्हारा सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अगर करेक्ट वे में इसको डील करना है, तुम्हें क्या सीखना पड़ेगा, ये चीज पे सीखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इसको भी तुम अच्छे से एक बार देख लेना, और याद रखना ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहता है तो आगे आने वाले क्वेश्चन पे भी तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार देख लो, फिर आगे चलो मेरे साथ। देखो इधर पे अभी दूसरा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग पाथ ए बी बी सी। अच्छा इधर पे देखो, इधर पे है, इधर पे दिया हुआ है, सबसे पहले कहा है ए बी कहाँ पे, ए बी तो पूरा है, पहले सबसे पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, और फिर डी, ऐसे मूव हुआ है, उसके बाद भी है क्या,
DE, DE के बाद EF भी हुआ है और लास्ट में हुआ है FA हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे एक पार्टिकल का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। मूवमेंट तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि सबसे पहले इधर से इधर गया होगा, ठीक है, सबसे पहले इधर से इधर गया होगा, फिर इधर से इधर गया होगा, इधर आया है, इधर आया है, इधर आया है और इधर, ठीक है। ऐसे आके फिर ए में चला गया। तो तुम्हें क्या चाहिए, एज शोन इन फिगर प्रेजेंस ऑफ फोर्स दिस। अच्छा, फोर्स दिया हुआ है इधर पे, फोर्स कितना दिया हुआ है उसको एक बार लिख लो। फोर्स दिया हुआ है अल्फा वाई आई कैप, अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप। इतना न्यूटन का फोर्स दिया है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है इधर पे -1 है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय दिस फोर्स एफ विल बी, मतलब हमें नेट वर्क डन हमें इधर पे निकालना है, ठीक है। नेट वर्क डन अगर इधर पे हमें निकालना है तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए टू बी हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए से बी अगर तुम्हें इधर पे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन ए से बी तुम्हें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ए टू बी? ए से बी अगर देखोगे तो इसमें देखना y चेंज हुआ है, देखो y अगर तुम देखोगे तो इधर से इधर गए हैं ना हम, तो कोऑर्डिनेट लिखना आता है क्या? ये 0,0 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 0,1 आ जाएगा। और ये देखना ये 1 है, ठीक है, और ये भी 1 है तो ये कितना आ जाएगा 1,1 आ जाएगा। तो इधर पे अगर तुम देखोगे ये क्या हो गया, इधर से इधर गया है तो देखना ये तुम्हारा y एक्सिस है, y एक्सिस देखो 1 का 1 ही रह गया, देखो y में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। y में अगर चेंज नहीं आया है मतलब y में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इधर पे x के लिए तुम्हारा क्या देखना है, x के लिए अगर तुम देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो x के लिए डिस्प्लेसमेंट देख लो, कहां से कहा, 0 से तुम्हारा क्या है 1, तो से इधर पे क्या है 1, 0 से 1 हुआ है, मतलब x में अगर तुम देखोगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 1 हुआ है, ठीक है। इधर पे x कितना था 0 और इधर पे x देखो तुम्हारा कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो x में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो x के लिए तुम्हें सिर्फ इधर पे वर्क डन निकालना चाहिए, y के लिए कोई वर्क डन चाहिए नहीं। तो x के लिए अगर वर्क डन निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बताओ, तुम्हारे पास इधर पे जो वर्क डन आएगा आ जाएगा, ये जो वर्क डन आएगा हमारे लिए वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ f, कौन सा वाला लेना है x, क्योंकि x में डिस्प्लेसमेंट हुआ है y तो लेना नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इधर पे अल्फा y उठा लो इधर से, ठीक है, इधर से अल्फा y उठा लो और डिस्प्लेसमेंट तुम x का दे दो। x का डिस्प्लेसमेंट इधर पे कितना आया है डेल्टा x, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, डेल्टा x कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें इधर पे ये पता चलेगा कि इधर पे y तो है लेकिन इस पे अल्फा का वैल्यू अच्छा माइनस में है और ये भी 1 है, अल्फा का वैल्यू -1 इधर पे पुट कर लो, अल्फा का वैल्यू -1 पुट कर लो, ये y है, ठीक है। y तो इधर पे क्या है, y तो इधर पे कांस्टेंट है तो y का वैल्यू भी इधर पे 1 लिख सकते हो, ठीक है। y तो इधर पे कांस्टेंट है, y तो इधर पे वेरिएबल नहीं है, y तो कांस्टेंट है। a टू b देखो y कांस्टेंट है, y कितना है a टू b, y अगर देखोगे y का वैल्यू 1 है तो मैं इधर पे y के जगह में 1 पुट कर सकता हूँ और डेल्टा x अगर देखोगे a टू b दैट इज 1 ओनली। तो तुम्हारे पास ये जो आंसर आएगा दैट विल बी, तो तुम्हारा आंसर आ गया इधर पे -1 आ गया इधर से, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया -1 जूल आ गया तुम्हारा ए टू बी, ठीक है। फिर हमें जाना है, फिर हमें देखना है बी टू सी। बी टू सी देख लो क्या क्या हो रहा है, बी टू सी देखो, बी टू सी एक्स में क्या चेंज आ रहा है, नहीं एक्स का जो चेंज है वो 0 है। कैसे पता चला सर? अच्छा सी का तुम कोऑर्डिनेट लिख लो ना तो पता चल जाएगा। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एक्स में 1 गया है और वाई में अगर तुम देखोगे ना तो 0.5 है, ठीक है। देख लो x में 1 जाना पड़ रहा है, उसके बाद y में 0.5 जाने से ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इधर से इधर आने में तुम अगर देखोगे तो डेल्टा x 0, देखो x इधर पे 1 है इधर पे भी 1 है तो डेल्टा x चेंज इन x 0 है, बट y में अगर तुम देखो ना चेंज कितना है, देखो 1 से 0.5 आए, 1 से 0.5 आए, 1 से अगर 0.5 आए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इधर पे माइनस, पहले तुम्हारा ज्यादा था ना अभी तुम कम आगे मतलब 0.5 में आगे, 0.5 -1 दैट विल बी -0.5 आ गया, कितना आ गया -0.5। तो हमें अगर अभी क्या चाहिए, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी अगर हमें चाहिए, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी अगर हमें इधर पे चाहिए तो हमें इधर पे क्या लिखना चाहिए,
कि एक्स के लिए तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो एक्स को छोड़ो, इधर इधर आ जाओ वाई में, तो वाई वाला अगर फोर्स लिखोगे तो 2 अल्फा एक्स आ जाएगा, ठीक है, और डॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा वाई चेंज हो रहा है, ठीक है। तो तुम इधर लिख सकते हो 2 अल्फा का वैल्यू -1 लिख सकते हो एक्स, देखना पूरा एंटायर इधर से इधर आने के टाइम एक्स का वैल्यू देखो 1 है, ये मैं इधर पे कितना लिख दूंगा 1 लिख दूंगा एक्स की जगह, और डेल्टा वाई अगर देखोगे तो -0.5 है, -0.5 है। तो इधर से भी तुम्हारा आंसर अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 0.5 अगर देखोगे हाफ लिखोगे, ये कैंसिल होके ये 1 जूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 जूल आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें देखना है B2C हो गया, अभी C2D हमें देखना है, वर्क डन C2D, वर्क डन C2D हमें देखना है। C2D अगर अच्छे से देखोगे तो क्या हो रहा है, C2D बताओ, C2D देखना, D का कोऑर्डिनेट लिख लो सबसे पहले, इधर से इधर जाओ तो 0.5 दिखेगा तुम्हें, और ऊपर जाओ ऊपर भी तुम्हें 0.5 ही दिखने वाला है। तो इधर पे अच्छे से दिख रहा है कि इस पॉइंट में तुम्हारा अगर अच्छे से देखोगे तो y का कोई चेंज नहीं है, y पहले 0.5 था, अभी भी 0.5 है, मतलब y 0 है, बट डेल्टा x अगर देखोगे ना, पहले कितना था 1 था, अभी 0.5 हो गया है, मतलब 0.5 माइनस 1 फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा -0.5 मीटर का चेंज आया है, ठीक है। तो ये अगर आ चुका है तो हमें इधर पे सिर्फ सी निकालना है। तो किस में चेंज आया है, चेंज अगर देखोगे तो x में आया है, तो x वाला फोर्स इधर पे ले लो, x वाला फोर्स कितना है, x वाला फोर्स अगर तुम देखोगे तो इधर पे अल्फा y है, और x का अगर इधर पे डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डेल्टा x इधर पे लिख देंगे, अल्फा का वैल्यू -1, और इधर से इधर जब आया है तो y का देखो वैल्यू चेंज नहीं हुआ, बट y कितना है 0.5 है ना, y तो कांस्टेंट है, तो 0.5 इधर पे बिठा दिया, और डेल्टा x का वैल्यू अगर देखोगे तो -0.5 फिर से तुम्हें दिख रहा होगा, -0.5 दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमें इधर पे कितना मिल जाएगा, आंसर तो पॉजिटिव में आने वाला है, तो पॉजिटिव, और ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ तो 1/4 जूल आ जाएगा, ठीक है, 1/4 जूल आ जाएगा आंसर। अच्छा, उसके बाद हमें D2 ई देखना है, ठीक है। D2E में अगर अच्छे से देखोगे तो D2E में हमारे पास क्या क्या है, D2E में अगर देखोगे तो इधर से इधर जाओ 0.5, ठीक है, इधर से इधर जाओ, ये पॉइंट अगर देखोगे तो 0.5, 0 है, 0.5, 0 है ये, क्या अगर 0.5, 0 है तो इधर से इधर आने में देखो x चेंज नहीं हुआ, इधर पे x चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इधर इधर से इधर आया ना, x चेंज नहीं हुआ, बट y में चेंज आ रहा है, y में कितना चेंज आया है देखो, y इधर पे 0 हो गया, इधर पे कितना है y 0.5 है, तो 0 माइनस 0.5, तो 0 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा -0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई हमारे लिए -0.5 है, तो बस इधर पे हमें अभी क्या करना है, x तो चेंज नहीं हुआ है तो y लेना है, इट इज 2 अल्फा एक्स हो गया, और डेल्टा y, तो 2 है, अल्फा का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू अगर तुम देखोगे इधर से इधर x का वैल्यू 0.5 हमेशा कांस्टेंट है, और x का वैल्यू हो गया, और डेल्टा y इधर से इधर अगर देखोगे तो -0.5 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस में आ जाएगा हमारे पास हाफ, देखो ये हाफ है, ये 2 के साथ कैंसिल होगा, ये हाफ तो रह जाएगा, दैट इज पॉजिटिव में इधर पे हाफ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डी भी हो गया, अभी ई से हमें क्या करना है, ई से हमें एफ जाना है क्या, हाँ, इसको ही एफ नाम दिया गया है, तो ई से हमें अभी एफ जाना है, ई टू एफ, वर्क डन फ्रॉम ई टू एफ के बाद एफ टू ए है, ई से एफ अगर जाओगे तो ये तो तुम्हारा 0,0 है, तो अच्छे से देखो इधर पे x चेंज हुआ है बट y चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि y इधर पे भी 0 था, इधर पे भी 0 है, तो y तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, बट x चेंज हुआ है, x कहां से कहा देखो 0 से, ये माइनस करो तो -0.5 मीटर का चेंज, तो x अगर चेंज हुआ है, x अगर चेंज हुआ है तो x वाला ही हमें इधर पे लिखना है, दैट इज अल्फा y, क्या लिखेंगे अल्फा y लिखेंगे, और इधर पे आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा x चेंज हुआ है ना, तो डेल्टा x, तो अल्फा का वैल्यू -1, y का वैल्यू देखो इधर से इधर y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू इधर पे भी 0 है, इधर पे भी 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया, और डेल्टा x तुम्हारा -0.5 है, बट ये 0 के वजह से ये पूरा 0 जूल हो गया, ठीक है, ये पूरा 0 जूल हो गया, क्योंकि y इधर पे 0 है, y का कोऑर्डिनेट अगर देखोगे 0 0 में तो पूरा 0 हो गया, और अभी जब इधर पे जाओगे तो इधर पे क्या हो जाएगा, जब तुम F2A जाओगे, F2A
F2A में क्या हो रहा है, F2A में अगर देखोगे तो x चेंज नहीं हो रहा है, x जीरो ही है, बट y चेंज हो रहा है। y अगर चेंज हो रहा है तो कौन सा वाला लोगे, ये लोगे, ठीक है। 2 अल्फा x और साथ में क्या चेंज हो रहा है, साथ में चेंज इधर पे डेल्टा y हो रहा है। बट x का वैल्यू अगर देखो ना, इस लाइन में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और तुम्हें अच्छे से दिख रहा है कि इधर पे x 0 आ रहा है, तो ये पूरा फिर से 0 हो जाएगा, इसलिए इतना कैलकुलेशन चाहिए नहीं। तो ये 0 ये 0, बट इनका कुछ ना कुछ वर्क डन आ रहा है, तो इसलिए अगर टोटल वर्क डन हमें चाहिए तो टोटल वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा बोलो तो। टोटल वर्क डन हमारे पास इधर पे कितना आ रहा है, वर्क डन टोटल वर्क डन अगर देखोगे, पहले से देख के आओ, -1 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और इधर पे देखो +4 और इधर पे हाफ, और ये तो ये 0 है, तो हमारे पास +4 और हाफ ही है ना, ये दोनों चीज ही है हमारे पास। +1/25 देखो, ये आ जाएगा 1/4 मतलब 0.25, और ये आ जाएगा 0.5, तो देखो 0.25 आ रहा है एक का, और एक का आ रहा है 0.5, तो इसको अगर अच्छे से सॉल्व करोगे हमारे पास 0.75 ही कितना आने वाला है, 0.75 इज द आंसर। 0.75 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये शायद एडवांस का ही है, यस एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था बट थोड़ा सा लेंदी है, आराम से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये स्टैंडर्ड किताब का क्वेश्चन है, आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्लास अगर देखोगे तो ऐसा ही मैंने क्वेश्चन करवा दिया था 2, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर अ स्मूथ फिक्स्ड पुली एज शोन इन द फिगर connects two blocks of mass 0.36 kg and 0.72 kg, ठीक है। g का वैल्यू 10 लेना है, फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, तो हमें 0.36 kg वाला ब्लॉक को देखना है, ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड के लिए देखना है, आफ्टर द सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब अभी ये दोनों इधर पे रेस्ट में है, ठीक है। तो चूंकि मैंने इसको पकड़ के रखा है या तो किसी से इसको फिक्स करके रखा है, तो अभी मैंने इसको रिलीज कर दिया, तो 1 सेकंड बाद देखो ये मास ज्यादा है, तो 1 सेकंड बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा कि कितना ऊपर और कितना नीचे गया है, ये एस हमें निकालना है। समझ आ गया क्या, ये एस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जब एस इक्वल टू हमें पता है कि इसका एक्सेलरेशन अगर तुम्हें पता है वो कांस्टेंट ही आता है, वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा वो हमें अभी निकालना है। इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट पता है कि एट वुड मशीन का जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज m2 माइनस m1, नहीं तो तुम इधर पे इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m2 माइनस m1 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हम लोग ने प्रूफ करके रखा है, ठीक है, NLM में। तो m2 इधर पे अगर देखोगे वो ट्वाइस m है, और m, ठीक है, इसको ट्वाइस m मान सकते हो ना, ये डबल है, इसका डबल है ना, इसको अगर तुमने ट्वाइस m माना मतलब ये कितना है तुम्हारा m है, ये m होना चाहिए, ट्वाइस m है, तो ट्वाइस m माइनस m और नीचे हो जाएगा ट्वाइस m प्लस m, और इनटू क्या करना है हमारा g, तो ये आ जाएगा हमारे पास m/3m और इनटू आ जाएगा g, तो इधर पे m का कोई काम ही नहीं है, तो g/3 हो जाएगा, g मतलब इधर पे 10 है, 10/3 हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन मिल गया, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट के पहले हमें एक्चुअली क्या निकालना चाहिए, फोर्स निकालना चाहिए ना, फोर्स के बिना थोड़ी ये वर्क डन हो रहा है। देखो ये ऊपर क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस टेंशन। हमें इधर पे लिखा भी है कि बाय द स्ट्रिंग बोला है, देखो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, कौन सा फोर्स के लिए वर्क डन निकालना है, बाय द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग मतलब इधर पे टेंशन, तो इधर पे टेंशन भी निकालना पड़ेगा। और तुम्हें एट वुड मशीन का अगर टेंशन का फॉर्मूला भी अगर याद है तो अच्छी बात है, दैट इज 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर याद नहीं है तो क्या कर सकते हो, इधर पे इक्वेशन लिख सकते हो, NLM का इक्वेशन, जो सेकंड लॉ अगर तुम देखोगे न्यूटन का, वो लगा के तुम इधर पे तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ट्वाइस m1 अगर देखोगे तो m है, और m2 अगर देखोगे तो हमारे पास ट्वाइस m है, ठीक है, डबल है, और डिवाइडेड बाय अगर तुम देखोगे तो m1 प्लस m2 मतलब m प्लस ट्वाइस m, और इनटू तुम क्या करोगे g। तो इस बात से हमें ये पता चल गया कि ये तो तुम्हारा 4m² हो गया ऊपर, ठीक है ना, 4m² हो गया, डिवाइडेड बाई
ये आ गया 4m² आ गया, और डिवाइडेड बाय अगर देखोगे 3m इंटू, तो m कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास ये आ गया m, तो 4/3, ठीक है 4/3, और m का वैल्यू इधर पे पुट करो 0.36, और g का वैल्यू इधर पे पुट करो दैट इज 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3.6, 4/3 ऑफ कितना आ जाएगा 3.6, 4/3 ऑफ कितना आ जाएगा 0.6, और तुम्हें पता है कि ये आ जाएगा तुम्हारा 1.2 आ जाएगा ना, इसके साथ इसको कैंसिल आउट करो तो 1.2 आ जाएगा, और 1.2 इंटू अगर तुम क्या करोगे 4 करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 8, 4.8 आ जाएगा, ठीक है। इतना न्यूटन हो रहा है हमारे पास, कितना न्यूटन है, टेंशन का वैल्यू 4.8 है, ठीक है। 4.8 अगर है हमारे पास तो सबसे पहले अभी डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। फोर्स हमें मिल चुका है, देखो इस फोर्स के लिए ऊपर जा रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर और फोर्स भी ऊपर लग रहा है। तो पहले एस तो निकाल लो, एस कितना है, इनिशियली रेस्ट में था पूरा सिस्टम तो 0, हाफ ए का वैल्यू हमें 10/3 मिल चुका है, और टाइम अगर तुम देखोगे तो 1 बताया गया है। कैसे 1 सर, आफ्टर, देखो इधर पे लिखा हुआ है फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, पहला सेकंड में हमें निकाल, तो इधर पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, देखो ये 5/3 आ जाएगा क्या, 5/3 मीटर, एस का वैल्यू इधर पे 5/3 मिल रहा है, ठीक है ना। ये 1² हो गया, ये 5 आ गया, 5/3। तो हमारे पास इधर पे वर्क डन अगर हमें निकालना है तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है उसको अगर इधर पे अप्लाई करोगे, फोर्स हमें मिल गया, कांस्टेंट फोर्स है ना, कांस्टेंट फोर्स के लिए अगर तुम देखोगे तो हमें हमारा फोर्स है 4 पॉइंट, देखो इधर पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट और उनका कॉस थीटा। तो टेंशन इधर पे अगर देखोगे तो 4.8 था क्या, 4.8 था, और डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो 5/3 है, ठीक है। और कॉस अगर देखोगे तो इधर पे 0 डिग्री है, कॉस इधर अगर देखोगे तो 0 डिग्री है। तो 48/10 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 5/3 लिख सकता हूँ मैं, और इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से ये 2 हो जाएगा, और 2 के साथ ये 24 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8 जूल ऑफ वर्क हो जाएगा आंसर, ठीक है। पर कैलकुलेशन देख लो, बट ऐसा ही कुछ आंसर आना। देखो 48 को 4.8 को 48/10 लिख सकते, और ये 5/3 है, इसको जब इसके साथ कैंसिल आउट करोगे 2 आएगा, 2 के साथ इसको 4 आएगा, और 3 8 24 होता है, तो सर आ जाएगा तुम्हारा 8 जूल, ठीक है। तो आराम से समझना, एक साइड में एक्सेलरेशन निकाला, एक साइड में फोर्स के लिए टेंशन निकाला, और एक साइड में मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला, और हमें पता है वर्क डन अगर इसमें चाहिए तो इसमें फोर्स, इसका डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, ठीक है। आराम से इसको नोट कर लो, फिर हमें आगे बढ़ना है। और हमारे पास अभी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो नीट में आया था, इजी क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। अभी तक जितना भी हम लोग ने क्वेश्चन है, फोर्स हमें दिया हुआ, फोर्स कितना दिया हुआ, 20 + 10y, मतलब जो फोर्स है वो y में डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और तुम्हारा वर्क डन निकालना है 0 से 1, देखो y का वैल्यू 0 से, तो ये तो वेरिएबल फोर्स है, ये देखने से ही पता चल रहा है हमें। तो अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो हमारे पास क्या चाहिए, वेरिएबल फोर्स के लिए हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f dy, ठीक है। क्योंकि x नहीं है तो dx लिख के फायदा नहीं है, डायरेक्ट तुम इधर पे लिख सकते हो कि f का वैल्यू इधर दिया हुआ है, f का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 + 10y, क्या दिया हुआ है 20 + 10y डॉट, अगर तुम देखोगे डॉट अगर, अच्छा डॉट तो चाहिए नहीं, हम लोग ने वेक्टर में नहीं लिया है, डायरेक्ट dy इधर पे लिख सकते, ठीक है। वेक्टर भी ले सकते हैं कि dr लिख के वेक्टर में लिखते, जो लास्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग लास्ट टू लास्ट, देखो इधर पे तो सिंपल है क्योंकि y में ही चेंज हो रहा है, बाकी तो देखना ही नहीं है x और z को, तो आराम से तुम आंसर निकाल सकते हो। आसान क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें 0 to 1 लिमिट भी इधर पे दिया हुआ है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है कि नहीं, तो इसको पूछो, ये आसान क्वेश्चन है सर। तो इधर पे 20 बाहर आ जाएगा, dy का y बन जाएगा, और y में हमें 0 से 1 बिठाना है, और उसके बाद अगर देखोगे आगे तो 10 और y का अगर देखोगे तो y²/2 हो, ठीक है। और लिमिट को हम भी लिख सकते हैं, दैट इज 0 से, ठीक है। इसमें अगर बिठाओगे तो 20 और y के जगह में आ जाएगा y -
1 माइनस 0, और इधर पे तुम अगर बिठाओगे तो इधर पे आ जाएगा हाफ माइनस, सही है, यस। तो इधर पे आ जाएगा 20 और इधर पे आ जाएगा तुम्हारे पास 5। एक बार कैलकुलेशन कर लेना, ऑप्शन सर 20, ठीक है। और अच्छा ऑप्शन तो है हमारे पास, तो मतलब 25 ही है, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन को मैच कराना हमारा काम है, उनको मैच कराना जरूर। फिर देखो अच्छा क्वेश्चन है तो तुम और मार सकते हो, ठीक है। देखना ये अच्छा क्वेश्चन को कैसे हमें डील करना है। कैसे सर अच्छा क्वेश्चन कैसे हुआ, क्योंकि इधर पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, देख लो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ए बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच कॉजेज डिस्प्लेसमेंट s इन मीटर, ठीक है। गिवन बाई जो रिलेशन है वो s जो इस बार है ना वो टी स्क्वायर बाई 3 है, where t is in second, work done by force in 2 सेकेंड, मतलब वर्क डन बाई फोर्स इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में हमें निकालना है। लेकिन अच्छे से इधर पे देखोगे तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। तुम पहले समझ लो कि क्या क्या दिया है। देखो इधर पे डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ है, सही है, तो टी के साथ चेंज हो रहा है, मतलब वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इस बार वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, ओके, वेरिएबल है। और हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन अगर तुम्हें निकालना है तो वर्क डन के लिए तुम्हें तो क्या चाहिए होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, क्या कुछ चाहिए होगा, या तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ समथिंग डी आर, ऐसा कुछ चाहिए होगा, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए होगा। बट तुम्हें इधर पे कुछ ऐसा मिला है क्या, नहीं। सबसे पहले फोर्स ही हमें नहीं पता, तो फोर्स के लिए हमें पता है कि मास दिया हुआ है, एक्सिलरेशन चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, एक्सिलरेशन चाहिए होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए तुम क्या कर सकते हो, एस को अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी इधर पे कितना आ जाएगा, 2t डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी आ गया तुम्हारे पास। वेलोसिटी अगर आ गया तो तुम इधर पे क्या कर सकते हो, वेलोसिटी हमें पता चल गया, तुम इधर पे अभी वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट अगर करोगे तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन इधर पे कितना आ जाएगा, बाई 3 आने वाला है। कितना आने वाला है, एक्सेलरेशन आ गया 2/3, और इधर पे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो आया है वो कांस्टेंट आया है, और फोर्स अगर तुम्हें निकालना है मास इंटू एक्सेलरेशन कर सकते हो। मास इधर पे कांस्टेंट दिया हुआ है दैट इज 3, और एक्सेलरेशन 2/3, तो आंसर जो आ गया तुम्हारा फोर्स के लिए वो आ गया 2 न्यूटन। फोर्स के लिए अगर तुम देखते तो 2 न्यूटन आ गया तुम्हारा फोर्स। मतलब इसमें इसलिए स्टार मारा क्योंकि हमें ये दिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो कैसे तुम्हें इधर पे को संभालना है वो मैंने तुम्हें सिखाया कि फोर्स हमें निकाल लेना है सबसे पहले। अच्छा फोर्स तो सर निकाल लिया, अब क्या होगा, अभी हमें चाहिए वर्क डन। वर्क डन के लिए तुम्हें पता है कि हमें चाहिए होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, ठीक है। बट इधर पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो देखो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ इधर पे वेरी हो रहा है। तो कैसे इसको हम लोग डील करेंगे, देखो तो डिस्प्लेसमेंट और इधर पे आ गया तुम्हारा एस, कैसे इसको डील करना है। देखो हमें पता है कि अगर फोर्स तुम्हारा इधर पे कांस्टेंट है 2 न्यूटन, बट डिस्प्लेसमेंट इधर पे वेरिएबल है, तो इसको एफ एस ना लिख के क्या मैं इसको एफ डी एस लिख सकता हूँ, ठीक है, डीएस तो लिख ही सकता हूँ, हाँ ठीक है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल देना है तो दे सकते हो, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस इधर पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कॉस थीटा लिख के इधर फायदा नहीं है, ये एंगल हमें इधर पे कुछ बताया नहीं गया, मतलब 0 डिग्री है। तो फोर्स तो हमें इधर पे पता चल गया कि 2 न्यूटन है फोर्स, बट ये डीएस जो है ना वो क्या करोगे तुम, तो डीएस के लिए इधर पे एस तो दिया हुआ है, तो डीएस इधर से निकालो। डीएस बाई डी करने से हमें जो आंसर मिल रहा था दैट इज कितना मिल रहा था, 2t/3 मिल रहा था। तो इधर से क्या मैं डीएस नहीं निकाल सकता हूँ, देखो कितना कितना अच्छा क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें डीएस इधर से निकालना पड़ता है। देखो डीएस का वैल्यू इधर से जब आ जाएगा ना तब जाके तुम्हारा पूरा कहानी सॉल्व हो जाएगा। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि डीएस को इधर से उठाना था, कि डीएस के जगह में हमें इधर पे कितना बिठाना है, 2t dt डिवाइडेड बाई 3 बिठाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इधर पे जब तुम देखोगे कि 4/3 तो सर बाहर आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ इधर पे टी डी टी, और जब तुम लिमिट देखोगे ना तब तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, यस सर ये तो टाइम में ही दिया हुआ है, तो 0 से 2 इधर पे बिठा, ठीक है। टाइम के साथ ही इधर पे वेरी है ना, जो वर्क डन हमें निकालना है में हमें बताया गया है कि 2 सेकंड बाद निकालना है, तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा न्यूज है, दैट इज क्योंकि टाइम दिया हुआ है तो इधर पे तुम्हें बाई 3 हो जाएगा, और टी स्क्वायर में जब 2 बिठाओगे तो
जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा और आंसर तुम्हारा 8/3 जूल आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लेना, समझ लेना, कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, आसान भी बोल सकते हो ना, आसान क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें बस ये ट्रिक मालूम होना चाहिए, तो भी तुम कर लो। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये इस ऐसे निकालना चाहिए। ये अगर तुम्हें समझ आ गया, क्योंकि इधर पे डीएस लिखोगे, अभी इस डीएस को हटाओगे कैसे रे, इस डीएस को हटाओगे कैसे, तो हटाने के लिए तुम्हें इधर पे और डीएस का इक्वेशन जो दिया था उधर से डीएस का वैल्यू निकाल के ये जो आएगा dt में क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम में इधर पे बिठा देना, और टाइम में बिठाओगे तो आंसर 8/3 जूल आ जाएगा। तो चलो आगे देखो, फोर्स इसमें दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल है। वर्क डन हमें इधर पे दिया हुआ है, देखो वर्क डन इधर पे दिया है कि 5 जूल है, फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इस बार डिस्प्लेस बाय 1 मीटर भी दिया हुआ है, कांस्टेंट अल्फा भी दिया हुआ है, हमें सिर्फ बीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक बार समझ लो, पर क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड कर लो, जहां पे तुम्हें पता चलेगा कि फोर्स दिया हुआ है दैट इज अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, जहां पे हमें बीटा का वैल्यू निकालना है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्क डन निकाल लेते सबसे पहले। देखो इधर पे x में वेरिएबल है, तो मतलब हमें इधर पे f dx करना पड़ेगा, और f dx में अगर f देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर है, और dx लगा लो इधर। फिर अगर तुम देखोगे तो अल्फा dx ऐसे आ जाएगा, और प्लस अगर देखोगे तो बीटा बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर dx ऐसे हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर अगर देखोगे ना बाई 1 मीटर हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे ही मानेंगे कि 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब 0 से 1। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ था और 1 तक गया है। अच्छा, अल्फा का वैल्यू दिया है क्या, 1 दिया हुआ है ना, उसको हटा दो, 1 लगा के तो हटा दो 1 करके, और dx का इधर इंटीग्रेशन कर लो, और कहाँ से कहाँ 0 to 1, अल्फा को 1 करके हटा दिया तो बीटा, और ये तुम्हारा आ जाएगा x³ 3, और कहाँ से 0 से 1, 0 से 1 इसमें रखोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 - 0 इज 1। ठीक है, और इसमें जब रखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, इधर 1 रखने से तुम्हारे तो 1/3, 0 बिठाने से 0 होगा ना, इसके लिए तुम्हारा जो वर्क डन आ गया वो आ गया 1 प्लस बीटा 1/3, ऐसे ही आ गया ना कुछ, तो 1 प्लस बीटा 1/3 आ गया, और वर्क का वैल्यू दिया हुआ इधर पे 5 जूल, तो इधर पे 5 रख दो, और बीटा 1/3 कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 4 आ जाता। देखो 1 प्लस बीटा 3 ऐसे लिख सकते ना, एक ही बात है, तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा बीटा बाई, तो इस बार तुम्हें बीटा का वैल्यू इधर मिल जाएगा। ठीक है, बीटा का वैल्यू इधर मिल जाएगा, दैट इज, ठीक है, बीटा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, मैं तुम्हें सब कुछ दिया हुआ था, तुम्हें बस इधर पे इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल के 5 के बराबर कर देना था, और इधर पे बीटा आ जाएगा तुम्हारा आराम से। तो आगे, और देखो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में ये पूछा था कि ये फोर्स दिया हुआ है, देखो ना एक बड़ा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये फोर्स दिया हुआ है, फोर्स को अच्छे से समझेंगे अभी तो समझ आ जाएगा, जहां पे के इधर पे क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम दिस टू दिस, अच्छे से इधर पे समझना है कि a,0 से 0,a along ए सर्कुलर पाथ एक पार्टिकल को लेके गया है ऑफ रेडियस a, सब कुछ दिया हुआ है। अबाउट ओरिजिन इन द XY प्लेन, तुम्हें सब कुछ बता के दिया है, तुम्हें सिर्फ वर्क डन निकालना है। देखो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, द वर्क डन निकालना है। देखना, ये एक तुम्हारा ओरिजिन है, ये एक सर्कल का मैं ओरिजिन इसको मान लिया, मतलब सेंटर ही ओरिजिन है हमारा, और ये पॉइंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, a,0 हो जाएगा, और अगर अच्छे से देखोगे तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये तुम्हारा 0,a हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इधर पे देखो, a,0 से 0,a ही तुम्हारा क्या हो रहा है, पार्टिकल मूव हो रहा है, मतलब पार्टिकल इधर से स्टार्ट हुआ होगा, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ होगा, इधर से स्टार्ट हुआ होगा, और ऐसे 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 इसको हम लोग मूव करा दे। ठीक है, ऐसे पार्टिकल मूव हो रहा है। अगर अच्छे से देखोगे ये तो एक सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल अगर होगा तो इसका सर्कल का इक्वेशन तुम्हें याद है क्या, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, जब ओरिजिन में उसका सेंटर होता है तो y डायरेक्ट सिंपल होता है, दैट इज s² हो जाएगा, क्योंकि रेडियस इसमें देखोगे तो रेडियस a है, इसके वजह से मैंने रेडियस की जगह में इधर पे a बिठाया है। ठीक है, x² + y² + s², x² + y² + r² होता है, जहां पे r मतलब रेडियस होता था। ठीक है, तो r इधर पे देखो a है, इसलिए डायरेक्ट मैंने इधर पे क्या बिठा दिया, इधर पे मैंने s² बिठा दिया। तो x² + y²
इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा जो फोर्स है तो भी चेंज करो ना। तो क्यों ऐसा रख रहे हम लोग, मतलब इतना बड़ा इक्वेशन क्यों लिख रहे? तो इसको आराम से चेंज कर दो। एक्स है, देखो इधर पे एक्स है, इधर पे के है और इधर पे एक्स है। और ये जो पोर्शन है इसको मैं एस स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं। इस पूरा चीज को तुम एस स्क्वायर लिख दो और उसके ऊपर में कितना है 3/2 है, 3/2 है। और उसी तरह इधर पे आ जाओ, इसमें भी y है देखो ऊपर, और इधर पे देखो ये पूरा टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म को हम लोग एस स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो एस स्क्वायर हो गया और इसमें भी तुम्हारा 3/2 है। इसमें सिर्फ आई कैप लिख देना और इसमें सिर्फ जे कैप लिख देना, ठीक है। और के याद रखना दोनों में है, इसके वजह से ऐसे तुम थर्ड ब्रैकेट यूज कर सकते हो। तो तुम्हें पता चल गया कि ये आ गया तुम्हारा x बाई, ये देखो a क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट होके a क्यूब आ जाएगा आई कैप, और इधर पे तुम्हारे पास आ जाएगा a क्यूब और इसमें आ जाएगा j। अगर तुम्हें फोर्स मिल चुका है, तुम्हें वर्क डन निकालना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स अच्छे से देख लो x और y पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये एक वेरिएबल फोर्स। अगर ये एक वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन निकालना मतलब क्या हो जाएगा बताओ तो? वर्क डन निकालना मतलब हमारे लिए आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ F.dr आ जाएगा। और इसमें मुझे ये दिखा कि फोर्स जो है वो दोनों में वेरी हो रहा था। जैसे कि K क्या था हमारे पास, x बाई a क्यूब था आई कैप, और हमारे पास y बाई भी a क्यूब था j कैप, ठीक है। और डॉट में हमें इधर पे लेना पड़ेगा क्योंकि x और y दोनों में वेरी हो रहा है, x और y दोनों वेरी हो रहा है, तो इसलिए हमें इधर पे dx आई कैप लेना पड़ेगा dr के जगह में, और dy j कैप भी हमें इधर पे यूज करना पड़ेगा। और इनको अगर डॉट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k x बाई a क्यूब, ठीक है, ये आ गया, और साथ में इसका dx आ जाएगा। और उसी तरह इधर पे देखना कि y है, k तो जाएगा इसमें भी, k y बाई a क्यूब, ठीक है, और इधर से आ जाएगा dy, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना आता है तुम्हें तो आराम से कर लो। तो अच्छा, अभी कहां से कहा जा रहा था याद है क्या? हमारे पास जो लिमिट था, लिमिट अगर देखोगे, लिमिट कहां से कहा जा रहा था? लिमिट स्टार्ट हुआ था a,0 से, कहां पे जा रहा था? 0,a तक, 0,a तक। तो अच्छे से देखो, ये a से 0 जा रहा है और ये 0 से a जा रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते, देखो कहां से कहा जा रहा है, ये देखो a,0 से 0,a तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये लिमिट दिया हुआ है, चलो इसको इधर पे पुट करते हैं। दैट इज x का अगर देखोगे a से 0 जा रहा है, a से 0 जा रहा है, और इसका अगर देखोगे तो 0 से a जा रहा है, 0 से a जा रहा है y एक्सिस। तो इसको अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो इसमें k तुम्हारा बाहर आ जाएगा और बाई a क्यूब भी तुम्हारा बाहर आ जाएगा, x dx हो जाएगा इसमें। और इसी तरह इधर पे भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, a बाई a क्यूब बाहर आ जाएगा, y dy आ जाएगा। इसमें आ जा रहा है a टू 0 और इसमें जा रहा है 0 टू, इसमें देखना अच्छे से, a बाई a क्यूब है, इधर पे आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और तुम्हें लिमिट 0 से a से 0 पुट करना है। और इसमें भी आ जाएगा a बाई a क्यूब, और इसमें आ जाएगा तुम्हारे पास, में आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। लेकिन इसमें देखना अच्छे से 0 टू a पुट करना है हमें, और जैसे ही तुम पुट करोगे आंसर इधर पे 0 आ जाएगा। कैसे सर 0 आ गया, देख लो ना, सॉल्व किया बट आंसर तुम्हारा 0 आ गया। क्यों? क्योंकि ये k बाई a क्यूब था, ठीक है, और इसमें जब 0 बिठाओगे तो 0 स्क्वायर बाई 2 आएगा, और माइनस जब a बिठाओगे तो a स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया मैंने इधर पे, और प्लस सेम इसी तरह ही तुम्हारा k बाई a क्यूब आ जाएगा, और इसमें सबसे पहले a बिठाओगे, अपर लिमिट a है तो a स्क्वायर, अपर लिमिट क्या है a स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट इधर पे देखना 0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इसको अगर अच्छे से देखोगे, ये तो ऐसे भी 0 है, ये भी ऐसे भी 0 है, देखो इधर पे माइनस में है, इधर पे प्लस में है, तो वर्क डन तुम्हारा आ जाएगा 0, ठीक है। वर्क डन तुम्हारे पास इधर पे क्या आ गया, 0 जूल, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अच्छे से इसको नोट कर लेना, आसान क्वेश्चन है ये एडवांस में आया था, इतना भी टफ नहीं था ये, ठीक है। इसको नोट कर लेना। फिर हमें और एक क्वेश्चन इधर पे करना है,
जो कि 24 में आया था जेई मेंस में। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको आगे भी हम लोग कर सकते हैं यूजिंग तुम्हारा W E वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। याद है क्या वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने बताया था। ठीक है, आगे का लेक्चर में आएगा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्स, तभी फोर्स वर्क डन कर रहा है एक बॉडी पे, वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, डेल्टा के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया था, बट अभी अच्छा याद नहीं है तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते, बट इसको हम लोग ये यूज करके भी आराम से जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इस वेलोसिटी इंक्रीजिंग विथ डिस्टेंस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस बार तुम्हारा जो वेलोसिटी है वही चेंज हो रहा है। ठीक है, इस बार वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अच्छा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, द टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्स, देखा वर्क डन बाय ऑल फोर्स पूछा है, जो कि एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अच्छा, बाय अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d। हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, ये आगे यूज कर लेंगे, बट अभी बिना इसको यूज करके इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि वेलोसिटी दिया हुआ है अल्फा रूट एक्स, वेलोसिटी क्या दिया है अल्फा रूट एक्स। इधर पे अगर अच्छे से देखोगे तो तुम्हारे पास इसका जो एक्सेलरेशन, देखो ये वेलोसिटी है, हमें नहीं पता कि फोर्स के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी अगर दिया हुआ है तो फोर्स के साथ क्या हो रहा है, फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट हमें नहीं पता ना। तो फोर्स अगर हमें नहीं पता कि वेरिएबल है कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि मास दिया हुआ है m, तो फोर्स निकालने के लिए हमें ma करना पड़ेगा, जहां जिसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए होगा। और क्योंकि ये वेलोसिटी जो है ना वो डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में अगर डिपेंड हो रहा है, डिपेंड्स ऑन x, तो इसलिए तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लेंगे, v dv बाई dx, इसको यूज करेंगे ना, इधर dv बाई dt थोड़ी करेंगे हम लोग। अच्छा, तो इधर पे देखना v का वैल्यू बताओ, v का वैल्यू अल्फा रूट एक्स है। ठीक है, अभी v का इधर पे डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू, v का इधर पे डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x। तो v का डिफरेंशिएशन करने से अल्फा तो बाहर आ जाएगा, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद है क्या किसी को, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, बेसिक मैथ्स में हम लोग सिखाते हैं इसको। तो देखना इधर रूट एक्स कैंसिल आउट होके तुम्हारे पास एक्सेलरेशन जो है ना वो अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ गया। अरे मतलब इधर पे जो भी फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि फोर्स इक्वल टू हमेशा क्या होता है, फोर्स इक्वल टू अगर तुम फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। जहां पे इधर पे देखना मास तो m बताया गया और एक्सेलरेशन इधर पे देखो अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो अल्फा एक कांस्टेंट है। ठीक है, रूट एक्स इधर पे कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो इधर पे देखना पूरा चीज इधर पे एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, पूरा चीज इधर पे एक कांस्टेंट आ गया। और फोर्स अगर तुम्हें मिल चुका है तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हमें पता है ना, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, वेलोसिटी इधर पे बिठा के हम लोग निकाल सकते हैं आराम आराम से। बट वर्क डन बाय ऑल फोर्स हमें चाहिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्स अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसको कैसे निकाल सकते हो, ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 से इक्वल टू d। और हमें इधर पे पता चल रहा है कि फोर्स इधर पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हमें अभी क्या निकालना है, फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू तुम क्या कर सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो ना डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट तो कर सकते हैं हम लोग, इतना क्यों सोच रहे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से करते हैं ना, तो आराम से हो गया। फोर्स तो हमें पता है m अल्फा स्क्वायर बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट देखो 0 से कहा गया है, 0 से d गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, d। ठीक है, तो आंसर इज m अल्फा स्क्वायर d बाई 2 होना चाहिए। ऑप्शन में ये होगा, इसको कर देना, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इधर पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट फोर्स के लिए डायरेक्ट हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लो। तो चलो आगे, ए पर्सन pushes a box on a rough horizontal platform surface। ठीक है, लास्ट क्लास अगर देखोगे ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, ये भी थोड़ा अच्छा था। ठीक है, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है। He applies a force of 200 न्यूटन over a distance of 15 मीटर। ठीक है, thereafter he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with distance to 100 न्यूटन। The total distance through which the box has been moved is 30 meter. What is the work done by the person during the total movement of the box? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एक ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ ड्रॉ करोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें इधर पे फोर्स का वेरिएशन बताया गया है।
फोर्स का वेरिएशन अगर बताया गया है तो आराम से तुम इसको नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, देखो, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। तो 200 न्यूटन इधर पे 15 मीटर तक, 15 मीटर तक अगर तुम देखोगे फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इधर, ठीक है। तो 15 मीटर तक, 15 मीटर तक अगर देखोगे तो फोर्स इधर पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो 15 मीटर तक, इधर 3 मीटर तक तुम्हारा जो फोर्स है वो 200 न्यूटन इधर पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, आराम से हो गया अप्लाई, ठीक है। Thereafter he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with distance to 100 न्यूटन। देखो आराम से ये 100 न्यूटन तक इधर पे आ चुका है, ठीक है। ये वो टायर्ड हो गया था जिसके वजह से इसका जो फोर्स है वो 100 न्यूटन तक इधर पे आ चुका है लिनियरली, इसलिए मैंने इधर पे स्ट्रेट लाइन इधर पे ग्राफ दिखाया। और इसका जो तुम्हारा फोर्स है इस पॉइंट में वो आ गया 100 न्यूटन, और ये जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा वो भी इधर पे एक्चुअली दिया हुआ है, दैट इज कितना दिया हुआ है देख लो। टोटल अगर देखोगे 30 मीटर है, मतलब 15 मीटर के बाद और 15 मीटर, 15 मीटर के बाद और 15 मीटर बाद क्या हो गया, वो धीमे धीमे रिड्यूस हो के इधर पे अभी 30 न्यूटन तक तुम्हारा 100 न्यूटन तक आ चुका है 30 मीटर बाद, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन आराम से निकाल लेंगे। आराम से क्या निकाल लेंगे सर, ये उसका वर्क डन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, मतलब उसका एरिया निकालना है। हमें पता है ना, एरिया अंडर ग्राफ, हमें क्या पता है, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अगर एरिया निकालोगे, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अगर वर्क डन निकालोगे हमें क्या मिल जाता है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, खत्म। तो वर्क डन अगर इधर पे निकालना है, इसका एरिया निकाल लो। और इसका एरिया तो सिंपल है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है तो रेक्टेंगल का निकालो सबसे पहले। रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, ये बन रहा है और ये 200 इंटू प्लस, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा रेक्टेंगल का। और साथ में ये देखो ये एक ट्रापीजियम जैसा दिख रहा है, तो ट्रापीजियम का निकाल लो। ट्रापीजियम का क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये पैरेलल टू दिस है तो ये पूरा 200 है, लेकिन ये 100 है, तो 200 पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 200 सम ऑफ पैरेलल साइड 100 और इनटू तुम्हारा दोनों पैरेलल साइड के बीच का ये जो हाइट है, हाइट देखो 15 से 30 मतलब 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब अगर तुम्हें आता है आसान क्वेश्चन, तो ये तो तुम्हारे पास ये आ गया तुम्हारा 3000 हो गया, और इधर पे तुम्हारे पास आ गया 300 इंटू क्या आ गया, 15 आ गया क्या, तो इधर से भी तुम्हारे पास आ जाएगा 15, 3000 प्लस इधर से भी तुम्हारे पास 150 आने वाला है, 150 इंटू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 इंटू 15 इधर पे आ जाएगा 2250, एक जीरो है ना, तो 15 इंटू 15 225 और एक साथ में जीरो है, ये आ गया। और इसके साथ इसको प्लस कर दो तो 3000 प्लस 1000 आ जाएगा 5000 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। ये था तुम्हारा जेई 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैच करा देना बस। चलो आगे आगे हमें पढ़ना है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। मैंने बताया था आज हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस को डील करेंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को भी डील करेंगे, और साथ में हम लोग देखेंगे कि कंडीशन कैसे हमें निकालना है कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ स्टार्ट करते हैं, अच्छे से सुनना, और ये चाहिए होता है, ठीक है। ये क्लास 12 में जाओगे पहला वाला चैप्टर में तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स 3-4 बार तुम्हें सुनने को मिलेगा। सेकंड चैप्टर जाओगे उसमें भी कंजर्वेटिव फोर्स सुनने को मिलेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है उसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक सिंपल सा उसका डेफिनेशन है। देखो इधर पे जो भी डेफिनेशन है उसको एक बार अच्छे से रीड करना और तुम्हें पता चलेगा। देखो एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना, देखना इधर कुछ गलत पॉइंट जो आता है उसको मैं लिख देता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स है ना, सीएफ में लिखता हूं उसको कंजर्वेटिव फोर्स को, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना वो एक टाइप ऑफ फोर्स है, ठीक है। एक फोर्स, ठीक है, एक फोर्स है जिसका वर्क डन, ए फोर्स जिसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये लोग उल्टा समझते हैं लोग, ठीक है। लोग ये बोलते हैं कि एक फोर्स है,
एक फोर्स है जिसका वर्क डन पार्ट इंडिपेंडेंट है। लोग बोल देते हैं एक फोर्स है जो पार्ट इंडिपेंडेंट है, गलत है। एक फोर्स है जो पार्ट इंडिपेंडेंट है ये नहीं है। एक फोर्स है जिसका वर्क डन पार्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक फोर्स है जिसका वर्क डन पार्ट इंडिपेंडेंट है, ना कि एक फोर्स जो पार्ट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कुछ क्लास 11 के अगर बच्चों को पूछोगे तो ऐसे ही तुम्हारा डेफिनेशन होगा, ए फोर्स जिसका वर्क डन क्या होना चाहिए, पार्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, ना कि वो फोर्स पार्ट इंडिपेंडेंट है। 11 के बच्चे को पूछने से वो लोग बोल देते फोर्स जो कि पार्ट इंडिपेंडेंट है, नहीं वो गलत है। एक फोर्स है जिसका वर्क डन क्या होना चाहिए, पार्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वो वर्क डन, वही वर्क डन, वो वर्क डन इस पे डिपेंड करता है। वर्क डन पाथ पे तो डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जरूर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो तुम बोल सकते हो वर्क डन सेम है। अगर इफ सोचो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है, अगर सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अगर सेम है तो तुम बोल सकते हो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा 1 लेट से, और इसको 2 मान रहा हूं मैं, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। तो हमें इधर पे 3 पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है हमारे पास, ये तीनों को अच्छे से ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ फोर्स जिसका वर्क डन, ऐसे याद रखना, एक ऐसा टाइप ऑफ फोर्स जिसका वर्क डन क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। और ऐसा एक तुम्हारा वर्क डन, उस फोर्स के वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, सेम नहीं मतलब तुम बोल सकते हो कि दो इधर पे वर्क डन चल रहा है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों वर्क डन का इक्वल है। दोनों अलग अलग पाथ है ना, दोनों अलग अलग पाथ का अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग पाथ है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट इक्वल है, तो तुम बोल सकते हो दोनों का वर्क डन भी क्या हो जाएगा, इक्वल। ये तो अभी समझ आ जाएगा, देखो इधर पे, ठीक है। तो इधर पे आ जाओ, ए पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास बी पॉइंट है जो हर एक बुक में दिया रहता है। दैट इज ए से बी में ऐसे गया तो मैंने पाथ 1 नाम दिया है, क्या नाम दिया है, पाथ 1। और मैं ए से गया तो इसको मैंने क्या नाम दिया है, पाथ 2। आज मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, ये सब करेक्ट, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब करेक्ट है, ठीक है। और एक में मैं ऐसे ऐसे गया, ठीक है, ऐसे ऐसे गया, ये पाथ 3 है। तुम देखो तीनों ही पाथ का अगर तुम देखोगे तो ये जो काम हो रहा है ना, तो सबसे पहले ये समझो कि ये काम हो रहा है कि नहीं, ये तो काम हो रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, मतलब एक काम हो रहा है। तो वर्क डन जो हो रहा है इधर, वर्क डन ऑन दिस पार्टिकल, ऑन द पार्टिकल लिख देते, ऑन द पार्टिकल इज ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अगर सीएफ के वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से इधर पे वर्क डन हो रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि इधर पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखो, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, क्योंकि कंजर्वेटिव है तो डायरेक्ट हम लोग क्या देखेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स देखेंगे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अगर देखोगे ना वो सेम है, वो क्या है, सेम है तीनों ही केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। देखो ये फाइनल है और ये इनिशियल है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, ये जो इधर से इधर जा रहा है, तो किसी फोर्स के वजह से जा रहा है ना, वो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क डन जो भी हो रहा है वो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हो रहा है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिपेंड करेगा, ना कि पाथ में। जैसे भी वो चला जाए उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, तीनों ही पाथ में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग प्रूफ करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है सर, ऐसा कैसे हो सकता है, करके देख लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम्हें बस ये अभी समझना है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट में। समझ आया क्या, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तुम कैसे भी चले जाओ, अगर तुम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जो जा रहे हो ना, वो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जा रहे हो, अगर तुम्हें मैं पुश किया बट मेरा जो फोर्स था तो तुम पे वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हो रहा है, तो चाहे तुम ए पॉइंट से बी, ठीक है, ऐसे घूम के जाओ, सीधा जाओ, या तो कैसे भी चले जाओ, इसको मार मार के जाओ, जिसको मार मार के तुम ए से बी चले जाओ, तो भी तुम्हारा वर्क डन जो आ जाएगा। ये देखो, ये डिस्को वाला पाथ है, ठीक है, ये आर्क वाला पाथ है और ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है, तो तीनों ही पाथ में क्या हो जाएगा, वर्क डन सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है और ये जो वर्क हुआ है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास इधर पे कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, हमारे पास इधर पे कुछ एग्जांपल है
दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो अभी हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम लोग क्या करेंगे क्लास, देखो ये लिख देता हूं एक बार। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11 में हम लोग इसको एक्सप्लोर कर लेंगे, क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 में एक्सप्लोर करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 12 में एक्सप्लोर। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था कि 12 में जब जाओगे ना तब ये पूछेंगे, सर तुम्हें क्या पूछेंगे कि क्या तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स पता है, तो तुम बोलोगे नहीं, तो गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो बोलेंगे क्लास 11 में पढ़ा ही नहीं क्या। ठीक है, तो 11 से हमें क्या पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स का ये मतलब पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव बना, या तो उसका पूरा कहानी, और साथ ही साथ तुम्हें स्प्रिंग फोर्स के बारे में तो क्लास 11 में पता होगा ही। ठीक है, पता है तुम्हें F इक्वल टू तुम्हारा माइनस के एक्स होता है, इतना हमें पता है। ठीक है, और आगे हम लोग इसका वर्क डन वगैरह निकालेंगे तब और भी बातें होगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके बारे में और भी बातें करना है, इसके बारे में तो बातें करना ही है। ठीक है, तो ये इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, इनके बारे में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 में। ठीक है, ये तुम्हें समझ आ रहा है। अच्छा, तो इधर पे और एक पॉइंट रह गया, उसको भी मैं इधर पे लिख देता हूं कि अगर कभी भी, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है, ये तीनों एग्जांपल याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, के लिए ये तीन एग्जांपल याद रखो। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क डन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर वर्क डन हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर वर्क डन हो रहा है, अगर वर्क डन हो रहा है, अगर वर्क डन हो रहा है, ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन हो रहा है, और ये जो वर्क डन हुआ है ना, ये क्लोज लूप में हो गया। वर्क डन जो हुआ है ना, वो ऐसा हो गया कि क्लोज लूप में हो गया, क्लोज पाथ में हो गया। पाथ सर कैसे? जैसे कि ए से बी गया, और फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने बी से ए आ गया। ठीक है, ए से बी, एंड तुम फिर से क्या क्या कि बी से ए बी आ गया। समझ आएगा क्लोज पाथ का मतलब, क्लोज लूप का मतलब समझ आ रहा है कि मैं ए से बी गया बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और फिर मैं क्या हो गया, बी से ए आ गया बिकॉज ऑफ दिस कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस केस में तुम्हारा वर्क डन जो होता है वो हो जाता है जीरो। इस केस में तुम्हारा वर्क डन जो हो जाएगा वो आ जाएगा जीरो। ये तुम्हें याद रखना ही है कैसे। ठीक है, तो वर्क डन इस में जीरो आ जाता है। तो क्लोज लूप में तुम्हें ये याद रखना है कि क्लोज लूप में तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो होगा। क्लोज लूप में वर्क डन जो, सब कुछ मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, टेंशन बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये देखना, और क्वेश्चंस भी करेंगे तो आराम से समझ आ जाए। इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन जो हम लोग अभी इधर पे निकालेंगे। ठीक है, अगर क्लोज लूप में देखो, सीएफ के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर वर्क डन हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर वर्क डन हो रहा है, वो अगर क्लोज लूप में हो गया, ए से बी फिर बी से ए, तो क्लोज लूप हो गया। तो क्लोज लूप में वर्क डन जो आता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जीरो आता है, इतना तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अभी पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बाद स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कंजर्वेटिव फोर्स अगर तुम्हें समझना है तो चलो आगे। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो। ये अभी मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, जीरो होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया। चलो इस चीज को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि सच में जीरो होता है कि नहीं। ठीक है, प्रूफ मैं करवा सकता हूं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बोर्ड वाले बच्चे इसको भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, जैसे कि सोचो ये ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट जाना है। एक तो पाथ में ये ले लिया कि ये पाथ में जाऊंगा, पाथ वन। ठीक है, मैंने ये सोच लिया कि ये पाथ में जाऊंगा, दैट इज पाथ वन। ठीक है, और एक बार मैंने सोच लिया चलो पाथ बी से भी जाया जाए। ठीक है, कैसे भी तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पाथ ए से मैं इधर पे गया, और मैं एक बार पाथ टू से भी मैंने इसको कवर किया, पार्ट टू से भी मैंने इसको कवर किया, और पार्ट वन से भी मैंने कवर किया। ये पार्ट टू है हमारा। मुझे ये बताओ, अगर मैं पार्ट वन से जा रहा हूं, ठीक है, और ये जो भी हो रहा है, ये जो भी वर्क डन हो रहा है वो इट इज ड्यू टू वर्क डन, जो भी हो रहा है इट इज ड्यू टू वर्क डन इज, जो भी वर्क डन हो रहा है वो ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है। ये तुम्हें याद रखना है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर वर्क डन हो रहा है तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि ए से बी, अगर मैं ए से बी, अगर मैं ए से बी पाथ वन से जा रहा हूं, ए से बी में कैसे जा रहा हूं, ए से बी में पाथ वन से जा रहा हूं, और अगर मैं, ठीक है, ए से बी अगर मैं पाथ वन से जा रहा हूं, और ए से बी अगर मैं
पार्ट 2 से जा रहा हूं तो दोनों इक्वल होगा, वो मैं बता सकता हूं या नहीं? पार्ट 2 से जा रहा हूं, हमें पता है ना कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, देखो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन हो रहा है, तो मैं ये पक्का बता सकता हूँ, मैं पक्का बता सकता हूँ कि ए से बी अगर मैं पार्ट 1 से जा रहा हूँ और ए से बी अगर मैं पार्ट 2 से जा रहा हूँ, पार्ट के ऊपर तो वो डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके वजह से दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 इधर पे अगर लिखोगे तो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों इक्वल ही आएगा। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, अगर पाथ 2 से जाओगे इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगर तुम ए टू बी कर रहे हो, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बी टू ए फ्रॉम पार्ट 2। देखना ये भी करेक्ट है, कैसे मैं समझाता हूं अभी। देखो ये कैसे करेक्ट है, देखो मुझे अगर ए से बी जाना है पार्ट 2 में, तो ए से बी अगर मैं जितना भी वर्क डन करके जा रहा हूं, उसी तरह अगर बी से ए आऊंगा ना पार्ट 2 से, 2 से देखो 1 को भूल जाओ, ए से बी अगर मैं जाऊं और फिर से मैं बी से ए अगर आ जाऊं, दोनों का वर्क डन बराबर होगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके वजह से इधर पे एक नेगेटिव आएगा। दोनों ही चीज को अगर मैंने इधर पे प्लस करवा दिया, देखो दोनों को इधर पे क्या कर लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इधर पे तुम क्या कर लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इधर पे तुम पास कर लो। ठीक है, अच्छा दोनों को अगर प्लस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा वो बताओ, डब्ल्यू ए बी आएगा तुम्हारे पास, ए बी क्या आएगा, पाथ 1 आ जाएगा, हाँ पाथ 1 आएगा, पूरा प्लस करते हैं चलो आराम आराम से, और इधर पे ए बी आएगा, देखो ये साइड बाय साइड प्लस हो गया, और ये पार्ट 2 आएगा अभी इधर पे। ठीक है, इधर पे आ जाओ, इधर पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी आ जाएगा, इधर पे आएगा पार्ट 2। ठीक है, और इधर पे क्या आ जाएगा, ये माइनस है, डब्ल्यू ये आ जाएगा पार्ट 2। देखो तो समझ आया क्या, मैंने डायरेक्ट लेफ्ट और राइट को मैंने इधर पे प्लस करवा दिया। ठीक है, अच्छा प्लस करते ही तुम्हें एक टर्म इधर पे तुम्हें मिल जाएगा, दैट इज देखो ये ए बी पार्ट 2 ए बी पार्ट 2 ये दोनों कैंसिल आउट होते हुए दिखेगा तुम्हें। ठीक है, और बाकी तुम्हें इधर पे पता चल गया होगा, ये इस तरफ ला दो तो तुम्हें ये पता चल गया होगा कि ये ए बी पार्ट 1, ठीक है, हमारे पास क्या है, ए बी पार्ट 1 है, प्लस ये जब इधर पे आएगा प्लस बी ए क्या जाएगा, प्लस ये इधर से इधर आएगा तो बी ए पार्ट 2, और इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि उस साइड कुछ है नहीं। तो अच्छे से इसको देखो ना, तो देखने से तुम्हें पता चलेगा कि ये तो सर ए से बी पार्ट 1 में जाओ, देखो ए से बी मैं इधर पे समझा रहा हूं तुम्हें, ए से बी देखो ए से बी पार्ट 1 में जाओ, ठीक है, और उसके बाद क्या बता रहा है कि बी से ए पार्ट 2 से जाओ, तो ये क्लोज लूप नहीं हो गया। देखो ए से बी पार्ट 1 से जाओ और बी से ए पार्ट 2 से जाओ, तो ए से बी में पार्ट 1 से गया और बी से ए में पार्ट 2 से गया, तो ये तो एक क्लोज लूप बन गया ना। ये अगर एक क्लोज लूप बन गया और क्लोज लूप में आंसर देखो कितना आ गया, 0 आ गया, तो मतलब ये हमें समझ आ गया कि ये जो पूरा चीज बता रहा है ना, ये एक्चुअली क्या है, क्लोज लूप है। ये एक्चुअली क्या है, एक क्लोज लूप का बात चल रहा है, तो ये इधर पे मैं लिख सकता हूं क्लोज लूप। ठीक है, और इतना मैं लिख सकता हूं कि ये कितना है, क्लोज लूप के ये वर्क डन तुम इधर पे तो, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर ये कंजर्वेटिव है तो। ठीक है, तो कंजर्वेटिव अगर होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए और क्लोज लूप तुम्हारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ये मैंने इधर पे प्रूफ कर दिया है। ठीक है, नोट करना है तो आराम से नोट कर सकते हो। देखो अभी मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि मैंने ये बताया तुम्हें कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो सी एफ होता है डिपेंड्स ऑन, ये इसका भी तो प्रूफ चाहिए होगा, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कभी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, और मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो इसका भी चलो अभी हम लोग इधर पे निकालते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
पाथ का इंडिपेंडेंट है, बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, हमारे पास कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसका नाम है इधर पे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ समझ सकते हैं? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके मैं इधर पे तुम्हें समझा दूंगा कि ये जो दोनों इधर पे मैंने लिखा है ना वो सही है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिपेंड करता है, और इधर पे मैंने क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दोनों करेक्ट है। वो मैं तुम्हें ग्रेविटी या तो ग्रेविटेशनल फोर्स साथ में इधर पे तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो देखो, अगर मैंने एक इंक्लाइन ले लिया, इधर क्या ले लिया, इधर पे सोचो, एक मैंने इंक्लाइन ले लिया। ठीक है, ये मेरा इंक्लाइंड है, तो समझना। ठीक है, ये मेरा इंक्लाइंड है। मैंने क्या किया, इसमें एक ब्लॉक ले लिया। ठीक है, इसमें एक मैंने ब्लॉक ले लिया, ये मास m है। सिंपल एग्जांपल लेते ताकि ये समझ आ जाए। ये a पॉइंट है और मुझे इस ब्लॉक को b पॉइंट तक लाना है। इस इंक्लाइन में इस ब्लॉक को b पॉइंट तक लाना है ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। का कोई फोर्स इधर पे है नहीं सर, है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, और ये एंगल तुम्हारा थीटा है। ठीक है, मुझे a से इसको b तक लाना है। तो एक तो तुम्हारे पास पाथ बनेगा, एक पाथ तो तुम्हारा डायरेक्ट बन जाएगा, दैट इज तुम्हें अगर a से b लाना है, एक पाथ तो तुम्हारा ये बन जाएगा। एक पाथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाओ। ठीक है ना, एक पाथ तो ये बन जाएगा, ऐसे आ जाओ। ठीक है, ये एक पाथ बन गया कि आराम आराम से तुम ऐसे आ जाओ। ठीक है, ये पाथ का सबसे पहले मैं इधर पे क्या निकालता हूं, ये हमारा पाथ 1 है। ठीक है, पाथ 1 का मैं वर्क डन निकालता हूं। चलो, ये हमारा पाथ 1 है ना, ये पाथ 1 का सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, वर्क डन, जिसके वजह से मैं इधर पे बता रहा हूं कि ये h हाइट है, ये h हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये पाथ 1 का, मुझे ये बताओ कि पाथ 1 का वर्क डन बताओ। पाथ 1 के लिए वर्क डन चलो निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, पाथ 1 के लिए मुझे बताओ कि फोर्स, इसमें फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखोगे ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, दैट इज mg। कितना लग रहा है, mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। ठीक है, हाइट ये दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट और तुम्हारा mg के बीच में एक एंगल भी है। तो अभी तुम्हारा मर्जी कैसे तुम डील करो। मैं mg नीचे लग रहा है ना, तो मैं ऐसा डील कर लेता हूं कि ये इसको थीटा में मान लेता हूं। ठीक है, ये mg है, इसको डिस्प्लेसमेंट मानता हूं, और ये mg। ठीक है, तो इस ब्लॉक में mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो पाथ 1 के लिए अगर मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन पाथ 1 के लिए अगर मुझे निकालना है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लेट्स से हमें नहीं पता, दैट इज d, और साथ में उनका क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, और अच्छा फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ। ठीक है, ग्रेविटी के वजह से निकालना है सिर्फ। अच्छा, mg लग रहा है, और d कितना है, d cos थीटा, ऐसे लिख लेते, d cos थीटा। अगर इस ट्राइंगल में ये अगर थीटा है, ठीक है, ये तो d cos थीटा है ना, ये अगर थीटा है, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं, अगर ये h है, अगर ये h है, क्योंकि ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में। अच्छा, ये थीटा नहीं है, सॉरी, थीटा नहीं है, ये एंगल कुछ थीटा डैश है। ठीक है, थीटा नहीं है, ये थीटा डैश है। गलत गलत हम लोग ने इधर पे इंटरप्रेट कर लिया। ये थीटा डैश का वैल्यू मुझे बताओ ना कितना होगा। ये थीटा है ना, इसको थीटा माना था मैंने, इसको अभी मान लिया। ठीक है, ये थीटा माना था, ये अगर थीटा होगा तो ये 90 है, ये 90 है, तो ये 90 होने से ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, टोटल 180 बनना है, तो ये 90 माइनस थीटा एक्चुअली, तो ये तुम्हारा आ जाएगा mg d, और ये आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा तुम्हें पता है कि sin थीटा बनता है, तो d sin थीटा बन गया। ठीक है, d sin थीटा बन गया। ठीक है, थीटा ये था, ये थीटा देश है, दैट इज 90 माइनस थीटा। अच्छा, तो मुझे इधर पे एक बार sin थीटा यूज करके बताओ। इस ट्राइंगल में sin थीटा अगर तुम्हें पता है, तो परपेंडिकुलर इधर पे d दिख रहा होगा, और हाइपोटेन्यूस, सॉरी, परपेंडिकुलर इधर पे h दिख रहा होगा, और हाइपोटेन्यूस, देखो हाइपोटेन्यूस मैंने इसको d माना था, देखो d। तो इस जगह से तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हारा d sin थीटा है,
जो तुम्हारा डी साइन थीटा है वो एच के बराबर है। क्या तुम्हें इधर से पता चल रहा है कि डी साइन थीटा, देखो डी इधर जाएगा तो डी साइन थीटा इक्वल टू एच हो जाएगा। देखो इधर से मैंने साइन थीटा का तुम्हारा फॉर्मूला यूज किया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इधर डी है एच है और हाइपोटेन्यूज इसको मैंने डी माना है, ठीक है, इसको मैंने डी माना था। तो डी इधर पे जब आएगा तो डी साइन थीटा इक्वल टू एच बन जाएगा। तो इस चीज को एच लिख सकता हूं एम जी, और ये चीज को मैंने एच लिख दिया, तो ये आ गया मेरा W1। बोलो समझ आ गया कि W1 मैंने कैसे निकाला। तो मैंने फोर्स देखा और मैंने डिस्प्लेसमेंट देखा और दोनों के बीच का एंगल भी मैंने इधर पे देखा, वेरीफाई किया और मैंने इधर पे बिठा दिया, ठीक है। तो एम जी तुम्हारा फोर्स है और तुम्हारा इधर पे क्या है, एम जी तुम्हारा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट अगर तुम इधर से इधर आओगे तो डी हो जाएगा और दोनों के बीच में जो एंगल है वो तुम्हारा कॉस थीटा डैश था, कॉस थीटा डैश था। और कॉस थीटा अगर देखोगे थीटा प्राइम या तो थीटा डैश अगर देखोगे तो 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा बिठाने से ये साइन थीटा बन जाएगा, कितना बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। और एम जी डी साइन थीटा जो है ना वो इधर पे एक बार साइन थीटा लगाने से तुम्हारे पास आ जाएगा डी साइन थीटा इक्वल टू एच आ जाएगा, ठीक है। इतना अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो W1 तुमने निकाल लिया है, अभी W2 निकालना है। अच्छा W2 सर क्या है, चलो समझते। चलो और एक हम लोग ने इधर पे पाथ डिसाइड कर लिया, ठीक है, ये पाथ एक हो गया ना। अभी दूसरा पाथ हमें बी तक जाना है ना, तो एक पाथ मैंने तुम्हें बताया ऐसे आ जाओ, ठीक है, और उसके बाद ऐसे चले जाओ तो भी तो आ जाओगे ना बी में तो भी आ जाओगे, ठीक है। तो एक पाथ मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि तुम एक काम करो, ऐसे तुम सबसे पहले नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, फिर तुम क्या करो, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, जाओ ऐसे जाओ और तुम बी पॉइंट में रीच हो जाओ, ठीक है। तो देखो ये अलग पाथ हो गया और ये अलग पाथ हो गया और दोनों पाथ में हम लोग क्या कर रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहे। तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी ये इक्वल आना चाहिए। चलो अभी न्यूमेरिकली देखते हैं कि ये इक्वल आता है कि नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकली अभी हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि ये इक्वल आता है कि नहीं। तो मैंने और एक पाथ मैंने ऐसे ले लिया, एक पाथ मैंने ऐसे लिया था और अभी दूसरा पाथ मैंने ऐसे ले लिया। चलो इसका नाम कुछ दे देते सी। हमें अगर वर्क चाहिए पार्ट 2 के लिए, वर्क चाहिए हमें पार्ट 2 के लिए, अगर वर्क चाहिए तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वर्क डन 2 अगर तुम्हें चाहिए तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, ऐसे सी आओगे, सबसे पहले तुम क्या करोगे, सी नीचे है ना तो ए टू सी करोगे और फिर तुम क्या कर लोगे, सी से बी जाओगे, ठीक है। सबसे पहले तुम ए से सी आ जाओ और उसके बाद सी से बी चले जाओ। तो पहले ए से सी हम लोग क्या निकाल लेते, ऐसे सी सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि वर्क डन कितना हो रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसे सी अगर निकालना है, देखो तुम्हारा मास इधर पे, ठीक है, ऐसे सी अगर तुम देखोगे ना मास इधर पे है और इसको तुम्हें क्या करना है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से पूरा नीचे इस तक लाना है, ठीक है। तो अच्छे से अगर तुम देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट देखो, देखो अच्छा पहले सबसे पहले इसका फोर्स किस तरफ लग रहा है, तो फोर्स तो नीचे की तरफ ही लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है। देखो इधर इधर से इधर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ। तो WAC अगर तुम्हें निकालना है तो आ जाएगा तुम्हारा फोर्स आ जाएगा mg। सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। AC अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लिखोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तुम अच्छे से देखो, फोर्स नीचे लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट तुम देख लो, डिस्प्लेसमेंट देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट में आना है तो मतलब h डिस्प्लेसमेंट है और कॉस इधर पे 0 हो जाएगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में इधर पे कोई एंगल बनानी है। तो mg h आ गया तुम्हारा AC, ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, C से B लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। जब C से B लेके जाओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा मुझे बताओ। C तो इधर पे, तो C से अगर तुम्हें, C से देखो C इधर पे और B तुम्हारा इधर पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा mg, और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से देखो इस तरफ हो रहा है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में एंगल कितना बन रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, एंगल बन रहा है 90, जिसके वजह से तुम इधर पे लिख सकते हो आराम से कि cv के लिए mg तो सही है और डिस्प्लेसमेंट भी लेट से कुछ d डैश है, और साथ में अगर देखोगे तो cos इधर पे 90 डिग्री बन रहा था। cos कितना बनेगा, डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में 90 डिग्री बन रहा था, जिसके वजह से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो AC प्लस W2 अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, WAC और प्लस हम लोग क्या करेंगे WB से C, ठीक है। तो AC तुम्हारा आ गया mgh और BC तुम्हारा इधर पे 0 आया है, तो mgh तुम्हारा क्या हो गया, वर्क डन 2 हो गया। तो पार्ट 2 का वर्क डन अगर देखोगे और पार्ट 1 का अगर वर्क डन देखोगे दोनों बराबर आया है, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। अच्छे से देख लो, ये बोलो समझ आया क्या, पाथ 1 के लिए जितना आंसर आया है
पार्ट 2 के लिए भी उतना ही आंसर आया है। पार्ट 2 में इसके लिए mgh आया है और इसके लिए 0 आया है, तो दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, mgh ही आ रहा है। तो हमेशा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखोगे या तो स्प्रिंग फोर्स अगर देखोगे तो वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे, वो तीनों ही फोर्स क्या होता है तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें पता है कि कौन सा 12 में आना है, कौन सा 11 में आना है, और तुम्हारा सिलेबस में है, इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए वो पार्ट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इधर से इधर तुमने कनेक्ट कर दिया होगा कि दोनों ही फोर्स को देख के तुम बोल सकते हो कि पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो कि मैंने पहले लिख दिया था इधर पे, पाथ इंडिपेंडेंट है। अच्छे से इधर पे लिख गए होंगे कि एग्जांपल लेके इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। चलो आगे, अभी हमें समझना है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स का कहानी हो गया। अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में तुम्हारा आता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आता है तुम्हारा, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर देखोगे ना वो नॉन कंजर्वेटिव, देखो फ्रिक्शनल फोर्स देखोगे, और इसी तुम्हारा क्लास 11 में ही तुम्हें विस्कस फोर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है। ठीक है, तो विस्कस मतलब फ्रिक्शन ही होता है, एक ही बात होता है। ठीक है, वो फ्लूइड में होता है बस। ये फ्रिक्शनल फोर्स तो तुम्हें एनएलएम में मिल गया होगा। ठीक है, एनएलएम में मिल गया होगा क्लास 11, और ये तुम्हें मिल जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में ये भी तुम सीख। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर तुम्हें देखना है तो सिंपल बात ये है, तुम्हें कुछ पॉइंट्स इधर पे देखना पड़ेगा, दैट इज एनसीएफ में लिखूंगा। ठीक है, एनसीएफ मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, एक टाइप ऑफ फोर्स है, एक टाइप ऑफ फोर्स है ये। ठीक है, जिसका वर्क डन, इसमें भी जिसका वर्क डन होना चाहिए, ये फोर्स के वजह से जो वर्क डन हो रहा है। ठीक है, फोर्स के वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो पूरा उल्टा है कंजर्वेटिव का, दैट डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, पाथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तुम समझ जाओ। फिर तुम्हें ये समझना है कि एनसीएफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट, हाँ तुम्हारा ये बोल सकते हो, इसमें जैसे डिपेंड्स ऑन क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स में डिपेंड्स ऑन क्या था, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम होता है तो सेम होता था, वो सब था। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो एनसीएफ मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इधर पे हमें दो पॉइंट क्या समझना था कि एनसीएफ जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो एक ऐसा टाइप ऑफ फोर्स है जिसका वर्क डन जो होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ, कौन सा पाथ लिया है तुमने, कौन सा रास्ता तुमने लिया है, उस पर डिपेंड करता है। और वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिपेंड नहीं करता। जैसे पहले इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिपेंड कर रहा था कंजर्वेटिव फोर्स, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये पाथ पे डिपेंड करता है, और ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अच्छा और कुछ है क्या, यस। और एक तुम इधर पे लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो कि अगर तुम्हारा क्लोज पाथ में अगर कोई काम हो गया, ठीक है, क्लोज पाथ में अगर कोई काम हो गया, क्लोज पाथ में, ठीक है, अगर काम हो गया बिकॉज ऑफ एनसीएफ के लिए, तो तुम्हारा आंसर इधर पे 0 नहीं आएगा। उसमें 0 आ रहा था। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्लोज पाथ में कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। बट इसमें अगर देखोगे क्लोज पाथ के लिए 0 नहीं आएगा, प्रूफ करा के दे दूंगा मैं। ठीक है, तो यही तुम्हारा कुछ पॉइंट्स है जिसको इधर पे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यही तुम्हारा कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना पड़ेगा नॉन कंजर्वेटिव के लिए। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव में अगर एग्जांपल देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स। ठीक है, इधर पे एक बार पढ़ लो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज वन फॉर व्हिच द वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखो इधर पे लिखा था डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, अच्छा, इट डज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, ए फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव देन वर्क डन ओवर एनी क्लोज पाथ इज, देखो एनी क्लोज पाथ में जो तुम्हारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक है, इतना तुम्हें याद रखना है, नॉन जीरो होता है तुम्हारा वर्क डन, जो ये मैंने बताया ना इधर, नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और एनएलएम में हम लोग ने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है इस चीज को। चलो इधर से हम लोग देखते हैं कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है। ठीक है, चलो प्रूफ करके हम लोग
प्रॉपर्टीज, जैसे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अगर वर्क डन निकालोगे ना, चलो निकाल के देखते हैं। हमें पता है कि सोचो इधर पे एक ब्लॉक है, इधर पे एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में मैंने क्या किया, एक मैंने फोर्स लगाया आगे की तरफ, या तो कुछ वेलोसिटी मैंने इसमें जनरेट किया जिसके वजह से ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये राफ इंक्लाइन प्लेन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये राफ इंक्लाइन प्लेन में इधर पे ये मूव हो रहा है। ठीक है, ले लेते राफ इंक्लाइन प्लेन में ये मूव। ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है जो क्या हो रहा है इसमें, बिकॉज ऑफ इसका पास एक वेलोसिटी है जिसके वजह से ये इधर मूव कर गया। ठीक है, इधर से इधर ये मूव कर गया है। और इसी तरह नीचे पे और इधर पे भी एक, तो देखो अब समझना कि लेट से ये ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, और इनिशियल अगर पाथ देखोगे तो पाथ हमारा ये है। ठीक है, पाथ देखो, पाथ हमारा कौन सा वाला पाथ है, ये हमारा पाथ है। ऐसे भी जा रहे हैं ना, तो ये हमारा पाथ है। ठीक है, हमारा पाथ समझ आ गया तुम्हें? अगर तुम्हें पाथ समझ आ गया, ये हमारा पाथ है, पाथ 1। ठीक है, पाथ 1 में अच्छे से देखना, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो तुम डायरेक्ट बोल नहीं सकते हो कि, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो फ्रिक्शन है ना पीछे की तरफ लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है। लेट्स से इसका मास एम है, तो तुम्हारे पास म्यू इंटू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, क्योंकि इसका एन जो आएगा वो एम जी के बराबर आएगा। ठीक है, इसका जो एन आएगा नॉर्मल वो एम जी के बराबर आएगा, तो म्यू एम जी लग रहा है पीछे की तरफ। और लेट्स से ये जो पाथ है इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेट्स से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेते हैं। कितना डिस्प्लेस हुआ है, एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है पूरा पाथ में। ठीक है, तो पूरा पाथ में अगर तुम देखोगे तो फ्रिक्शन हमेशा पीछे की तरफ रहेगा। कितना रहेगा, म्यू एम जी, क्योंकि वो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट लगेगा म्यू एम जी। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट लगेगा म्यू एम जी। ए टू बी अगर देखोगे तो फ्रिक्शन इधर पे, फ्रिक्शन की वजह से अगर वर्क डन निकालना है, ए टू बी में फ्रिक्शन की वजह से अगर वर्क डन निकालना है तो तुम्हें वर्क डन जो मिलेगा वो मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एम जी और डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, और कॉस थीटा अगर देखोगे, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, तो कॉस 180 डिग्री तुम्हें मिलेगा। तो इसमें आएगा माइनस म्यू एम जी और इधर पे आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमने निकाल लिया है। वर्क डन बाय हमने क्या निकाल लिया है, फ्रिक्शन इधर पे हम लोग ने निकाल लिया है, क्योंकि फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स है और इसको हमें इधर पे प्रूव करना था, तो हमने इधर पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल लिया पाथ 1 में। ठीक है, पाथ 1 और पाथ 1 और पाथ 1। ठीक है, अच्छा चलो पार्ट 2 के लिए निकालते हैं। पार्ट 2 में हम लोग ये पाथ अभी क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। देखो पार्ट 2 हम लोग ऐसे चूज कर कि ये ए से बी गया, फिर ये बी से ए आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, ये बी से ए आ रहा है। ठीक है, ये मैंने पाथ का चूज कर लिया, दैट इज ये अभी बी से, ये अगर बी से, ये अभी बी में है ना, अभी ये बी से ए आ रहा है। ठीक है, अच्छा बी से ये ए आ रहा है, तो बी से अगर ये ए आ रहा है तो मुझे ये बताओ कि ये इस तरफ आ रहा है, तो इस बार फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लगेगा फिर से। तो फ्रिक्शन अगर देखोगे सेम लगेगा, म्यू, राफ सरफेस है तो म्यू एम जी। ठीक है, राफ सरफेस है ये, तो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी राफ सरफेस है तो म्यू है फ्रिक्शन। अच्छा, तो आगे की तरफ ये मूव हो रहा है, इस बार भी इसका कुछ वेलोसिटी होगा आगे की तरफ जिसकी वजह से ये आगे आ रहा है, लेकिन फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट देखोगे इधर से इधर आने में, इधर से इधर अगर एक्स है तो इधर से इधर एक्स ही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमें पता है। और ये अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो पक्का इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो पीछे की तरफ ही लग रहा होगा। ठीक है, पीछे की तरफ इसके पास फ्रिक्शन जो लग रहा है और एफ के है म्यू एम जी। कितना है, म्यू एम जी। एफ के का वैल्यू कितना होगा, म्यू एम जी होगा। तो पार्ट 2 के लिए अगर मुझे वर्क डन निकालना है, पार्ट 2 के लिए ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के लिए अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, बाई फ्रिक्शन अगर मुझे निकालना है
तो फ्रिक्शनल फोर्स F के, डिस्प्लेसमेंट x, और दोनों के बीच में एंगल फिर से 180 डिग्री बन रहा है, तो आंसर माइनस, और F के का वैल्यू म्यू mg, और डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे x। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन 1 एंड 2, अगर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर देखोगे ना, वो दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, वो दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, इक्वल आ गया। तो क्या तुम इधर पे ये बताओगे कि देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाला कि पाथ इधर से इधर जाओ और इधर से इधर आओ, दोनों का जो वर्क डन आ रहा है वो इक्वल आ गया। ठीक है, तो इधर से क्या तुम बताओगे कि पाथ अगर अलग अलग हुआ, जैसे कि इधर पे देखना, इधर पे गलती हो सकता है। देखो ये जो पर्टिकुलर जो मैंने अभी एग्जांपल लिया है, इसमें गलती हो सकता है, बट तुम इधर पे समझ जाओ पहले कि ये अगर ए पॉइंट है और ये अगर बी पॉइंट है, तो ए से अगर बी जा रहे हो, ठीक है, ए से अगर बी जा रहे हो, ठीक है, ए से बी जा रहे हो, और ए से बी ऐसे जा रहे हो, और ए से बी तुम ऐसे जा रहे हो, अगर ये सब चीजें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से अगर ये सब हो रहा है, तो तुम ये बताओगे कि ये अगर पाथ 1 है, ठीक है, ये अगर पाथ 2 है, और ये अगर पाथ 3 है, तो तीनों ही पाथ का जो वर्क डन है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तीनों ही पाथ का वर्क डन अलग अलग होगा। इधर पे अगर तुम देखोगे तीनों ही पाथ का वर्क डन, इधर पे हमने क्या किया, ए से बी गया और बी से ए आया, इसलिए दोनों का इधर पे क्या गया, इक्वल आ गया। दोनों का इधर पे क्या आया, इक्वल आया। देखो ये इसमें देखो एक बार, इसमें देखो, इसमें देखो, और इसमें देखो, दोनों ही पाथ का वर्क डन क्या आ गया, इधर पे इक्वल आया। ठीक है, लेकिन हमें ये इधर से समझना नहीं था, हमें तो ये पता है पहले से कि इधर पे किसी भी एक पाथ में जाओ, उनका वर्क डन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हो रहा है। बट इधर पे आओ, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ए से बी गया मैं, और अभी मैं बी से ए आया, तो इसमें हमें ये इधर पे सीखना है कि दोनों फोर्स को जब पाथ 1 से मैं पाथ 2 जा रहा हूं, दोनों को अगर हम लोग प्लस करते इधर पे क्या सीखना था हमें, देखो दोनों को अगर प्लस करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 2 म्यू एम जी एक्स आ जाएगा। देखो दोनों को प्लस करो, माइनस म्यू एम जी एक्स, और इधर पे करो माइनस म्यू एम जी एक्स, दोनों को अगर प्लस करोगे -2 म्यू एम जी एक्स, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि मैंने तुम्हें इधर पे समझाया कि वर्क डन क्लोज पाथ में, देखो ये क्लोज पाथ बन गया था कि नहीं, ये क्लोज पाथ बन गया था कि नहीं, ए से बी, बी से ए, क्लोज पाथ में वर्क डन तुम्हारा क्या नहीं होता है, क्लोज पाथ में वर्क डन तुम्हारा क्या नहीं होता, क्लोज पाथ में वर्क डन तुम्हारा 0 नहीं होता, नॉन। ठीक है, ये हमें सीखना था और हमने इसको ड्राइव अच्छे से कर भी दिया। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लेना कि हमें ये समझ आ गया कि ए से बी जाओ, जो वर्क डन आ रहा है, बी से ए उतना ही वर्क डन आ रहा है, बट बी से ए उतना ही वर्क डन आ रहा है, बट दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर तुम्हारा क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसलिए तुम्हारा ये प्रूफ हो चुका है कि क्लोज पाथ में अगर तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर काम करता है, तो क्लोज पाथ में वो 0 नहीं करवाता है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखोगे, वो क्लोज पाथ में भी, वो क्लोज पाथ में 0 क्या करवाता है, वर्क डन करवाता है, बट ये क्लोज पाथ में 0 वर्क डन नहीं करवाता है। ये हमें इधर से समझना था। फिर चलो आगे देखो, हमारे पास कोई भी ऐसा एक फोर्स तुम्हें इधर पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी एक फोर्स तुम्हें इधर पे मिल जाएगा, हमें कंडीशन सीखना है, देखना इंपॉर्टेंट है, कंडीशन हमें इधर पे सीखना है। ये भी तुम्हारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखना, फोर्स हमारे पास ये दिया हुआ है, लेट्स से वेक्टर में दिया हुआ है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड ए कैप। ठीक है, ये हमारा फोर्स है। ये जो फोर्स है, हमें ये देखना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, या तो कंजर्वेटिव है कि नहीं वो देखना है। नॉन कंजर्वेटिव के बारे में बात नहीं कर रहे, बस हमें ये चाहिए कि कंजर्वेटिव है कि नहीं, हमें ये प्रूफ करना है कि कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो अगर इसको हमें प्रूफ करना है कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो कंडीशन क्या है, कुछ कंडीशन होता है, उसको अगर सेटिस्फाई कर जाएगा, कंडीशन है हमारे पास कुछ, उसको अगर सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये एफ क्या हो जाएगा, कंडीशन पहले लिख लेता हूं मैं, कंडीशन जो है ये एफ हो जाएगा तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स। कंडीशन एफ, इफ एफ इज कंजर्वेटिव, इफ एफ वेक्टर जो है इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर एफ वेक्टर जो है
वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जो एफ वेक्टर है वो अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये एफ क्या क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? इट शुड सेटिस्फाई, ठीक है, इट शुड सेटिस्फाई। देखना इधर पे पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा, क्या आएगा? थोड़ा बहुत तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन, आई होप तुम्हें ये पता होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है। अगर नहीं पता है तो देख लो एक बार जल्दी जल्दी से। अगर हमारे पास x और y या तो x स्क्वायर y है, ठीक है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर y और हमें पार्शियल, इसको देखो इधर पे डेल डेल लिखा है मैंने, ठीक है, इधर पे d बाई डी एक्स नहीं लिखा, डेल बाई डेल एक्स लिखा है, ठीक है, ये d को मैंने थोड़ा सा इधर पे देखो, इधर पे कर्व बना दिया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन में तुम बोल सकते हो अगर डेल्टा डिवाइड डेल्टा एक्स स्क्वायर वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब हमें x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर और y को डिफरेंशिएट करना है। तो हमेशा याद रखना पार्शियल में अगर विथ रेस्पेक्ट टू x है तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब x अगर है तो y और z इधर पे कांस्टेंट है, तो इस जगह पे y तुम्हारा कांस्टेंट के रूप में इधर पे काम करेगा, तो y बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इधर पे तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है x स्क्वायर का, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 2x आता है, तो y और ये आ जाएगा 2x। तो देखो कितना सिंपल है, 2x y। मतलब हमें अगर इधर पे देखना पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y करना है और आंसर इधर पे है ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तब क्या हो जाएगा? ये जो x और z ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट तो हमें क्या करना है? y करना है ना, तो y वेरिएबल है, बाकी दोनों इधर पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो z और x स्क्वायर बाहर आ जाएगा और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इधर पे y स्क्वायर रह जाएगा। y स्क्वायर का 2y आता है, तो इधर पे z x स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा? 2y, तो ये आ जाएगा 2z x स्क्वायर y। तो ये कहानी था, इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ये होता है तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का कहानी, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या होना चाहिए? अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स होना है ना, अगर किसी को कंजर्वेटिव फोर्स बनना है तो उसको क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? देखो, इसको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तीन चीजें इधर पे सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू y इजिकल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब फोर्स का x कंपोनेंट जो होगा उसको y से तुम्हें क्या करना है? डिफरेंशिएशन मानना है, और उसका फोर्स का जो y होगा उसको x से, उल्टा x होने से y होने से x, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। फिर अगर तुम देखोगे सेकंड उसका क्या हो जाएगा? उल्टा ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? x अगर तुमने z से तुमने देखा तो z का भी क्या होना चाहिए? x से तुम्हारा क्या होना, हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, समझ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, थर्ड में क्या हो जाएगा? अगर y अगर देखोगे z के साथ, तो z भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? y के साथ बराबर आना चाहिए, z भी तुम्हारा y के साथ, तो पार्शियल डिफरेंस, ठीक है। ये अगर तीनों तुम्हारा क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। ये तीनों अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ही तुम्हारा क्या होगा? इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए तो ये तीनों क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए, ये तीनों ही चीज इधर पे सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक एग्जांपल से अगर मैं स्टार्ट करूं, जो हमारे पास एक था ना, आज ही हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें y i कैप था और x j कैप था, ठीक है। ये एडवांस का जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैंने आज करवाया था वो ये था। क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? इज दिस अ कंजर्वेटिव फोर्स? हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है? ये कंजर्वेटिव है या नहीं, इतना ही बस हमें इधर पे देखना है। तो इसके लिए तुम मेरे पहले बता दो कि एफ एक्स मतलब इधर पे क्या है? एफ एक्स मतलब इधर पे y है, y, ठीक है। और इधर पे एफ वाई का मतलब क्या है? इधर पे x है, ठीक है। एफ एक्स मतलब इधर पे y है और एफ वाई मतलब y वाला कंपोनेंट x है। तो इधर पे तुम प्रूफ कर लो, दैट इज एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू y अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ कितना आ जाएगा? ये प्रूफ ऐसे कर लेते चलो, और y विथ रेस्पेक्ट हमें क्या करना है? x करना, ठीक है। अच्छा, x को करो विथ रेस्पेक्ट टू y तो कितना आ जाएगा? f, ये y आ जाएगा, ये तुम्हारा
वाई आ जाएगा। और इधर पे एफ वाई देखोगे एक्स है, तो इधर पे एक्स बिठा दो उसके जगह, और ये एक्स। अच्छे से देखो, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा ना, और ये भी कितना आ जाएगा 1। वाह, ये तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अच्छा हमें तो और भी चीजें सेटिस्फाई कराना है। दैट इज, अगर हमें ये अगर कंजर्वेटिव होना है तो वेल ऑफ हमें क्या चाहिए होगा, y विथ रेस्पेक्ट टू x, और हमें चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, x विथ रेस्पेक्ट टू y भी हमें चाहिए होगा। चलो देखते हैं, चलो डेल ऑफ, देखो एफ वाई कितना है, x है, ये तो अभी कर लिया ना, ये तो हमने कर लिया। सर ये हमें अभी क्या चाहिए होगा, एफ ऑफ x, और इधर पे आ जाएगा z, बट z इधर पे है नहीं। ठीक है, किसी में भी इधर पे देखना z नहीं है, तो z इधर पे देखो, एफ जेड तो तुम्हारा 0 ही है, एफ जेड तो तुम्हारा इधर पे क्या है 0 ही है। ठीक है, तो ये ऐसे भी सेटिस्फाई हो ही जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एफ एक्स है। अच्छा ठीक है, ये तो एफ एक्स एक्स है या वाई है, वाई है, वाई। एफ ऑफ एक्स कितना है, वाई है ना, एफ ऑफ एक्स इधर पे वाई है, तो विथ रेस्पेक्ट टू जेड इसको तुम्हें अनशिफ्ट करना है। और इधर आ जाओ, जेड, जेड तो है ही नहीं, तो ऐसे भी वो 0 हो गया। ठीक है, इधर अगर देखोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू जेड तुम्हें y को डिफरेंशिएट करना है, तो तुम्हें विथ रेस्पेक्ट टू z करना है, मतलब y हमारा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, तो इसलिए देखो ये तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया, इट इज 0 इक्वल टू 0 प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो ये भी हमें समझ आ गया। और हमारे पास सेम सेम इसी के जैसा, अगर तुम्हें एफ ऑफ y करना है विथ रेस्पेक्ट टू z करना है, और z करना है विथ रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, इसमें भी तुम्हारे पास देखो y है, y कितना है x है, और ये z के साथ करना है, और z तो है ही नहीं, z तो है ही नहीं, तो ऐसे भी 0 है। और तुम्हें पता है कि ये जो x है, x विथ रेस्पेक्ट टू z करने से वो 0 आएगा, क्योंकि x इज कांस्टेंट फॉर z। ठीक है, तो इधर पे 0 इक्वल टू फिर से 0 आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये भी आया है, तो ये तीनों इक्वल हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं f इधर पे जो भी था इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे लिए, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया है, f इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आराम से हम लोग इसको आराम से देख सकते हैं। चलो और कुछ क्वेश्चंस इधर पे कर लेते हैं, आराम आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इधर पे x और y के साथ करना, क्योंकि ये वेक्टर में होने से अच्छा है, मतलब इधर पे आई कैप लगा देना, इधर पे जे कैप लगा देना, और इसको मेरे पहले तुम पॉज करके इसको सॉल्व कर लो और देख लो कि कौन इधर पे कंजर्वेटिव है और कौन इधर पे कंजर्वेटिव नहीं है, लगा हुआ सब वेक्टर में दिया। ठीक है, अगर हमें एफ ऑफ एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू वाई अगर हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमें एफ ऑफ वाई को डिफरेंशिएट करना है। तो पहला अगर कंडीशन देखोगे, इसमें देखो एफ ऑफ एक्स कितना है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को तुम्हें वाई के रेस्पेक्ट में अगर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और इधर पे अगर तुम देखोगे तो हमारे पास है 2y स्क्वायर है। ठीक है, y स्क्वायर है, और इसको x के साथ देखो, इधर पे कोई x है नहीं, ठीक है, इधर पे कोई y है नहीं, तो इसलिए ये तुम्हारा कितना, क्योंकि ये इसके लिए कांस्टेंट है और ये इसके लिए कांस्टेंट है, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसी तरह जब सेकंड करोगे, सेकंड में आ जाएगा तुम्हारा x विथ रेस्पेक्ट टू z, बट z तो है ही नहीं इधर पे, तो ऐसे भी वो कितना 0 बन चुका है। ठीक है, z विथ रेस्पेक्ट टू तुम्हें x करना है। ठीक है, इधर पे x तो है, बट z के रेस्पेक्ट में x इधर पे देखो कितना है, x स्क्वायर है, तो z के रेस्पेक्ट में अगर x स्क्वायर देखोगे ना, वो ऐसे भी 0 बनने वाला है। और इधर आ जाओ, z तो है ही नहीं 0, तो इसके वजह से इधर पे तुम फिर से 0 इक्वल टू 0 बना सकते हो। ठीक है, फिर से इसको क्या बना सकते हो, 0 इक्वल टू 0 बना सकते हो। तो ये तुम्हारा आ गया 0 इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह जब y के साथ देखोगे, z तो है नहीं, तो z अगर नहीं है तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इधर पे लिख सकता हूँ। देखो ये थर्ड में दिखा रहा हूँ इधर पे, कि इधर पे तुम्हारा y के साथ अगर इसको देखोगे तो इधर पे एक जगह में भी z है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कंजर्वेटिव फोर्स बन गया। ठीक है, ये कंजर्वेटिव हो गया, सी एफ। ठीक है, सी एफ ये हो गया। चलो अभी नेक्स्ट तो हम लोग समझते हैं। इसको अगर देखोगे तो हमारे पास इधर z भी है, तो चलो निकालते हैं। तो हमारे पास
सबसे पहले वाला x को हमें करना है y के रेस्पेक्ट में, और हमें y को देखना है x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अगर देखोगे, चलो ये डायरेक्ट देख लेते हैं। x का देखो इधर पे 3x स्क्वायर है, y के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि इधर पे कोई y नहीं है ना, इसलिए। और जब y को देखोगे, y इतना है, विद रिस्पेक्ट टू x देखोगे इधर कोई x है नहीं, जब डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x है नहीं ना, बाकी सब कांस्टेंट होता है, x नहीं है तो बाकी सब कांस्टेंट है। तो पहला वाला इधर पे करेक्ट हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, y विद रिस्पेक्ट टू, तो x विद रिस्पेक्ट टू z करना है सबसे पहले, और z विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इसमें भी सेम 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे? f ऑफ x में देखो 3x स्क्वायर है, विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, इधर z है ही नहीं तो 3x स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू z इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा। और इधर पे देखोगे 5z स्क्वायर है, विद रिस्पेक्ट टू x अगर करोगे, इधर x तो है नहीं तो इसलिए ये 0 आ जाएगी। ठीक है। और थर्ड अगर देखोगे, थर्ड हमें क्या चाहिए, z चाहिए, z, f ऑफ z चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए, तुम्हारा y चाहिए, और y चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, इसमें भी अगर देखोगे तो z में देखो कोई y है क्या, देखो विद रिस्पेक्ट टू y तुम्हें f ऑफ z का डिफरेंशिएट करना है, इधर तो y है नहीं, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है तो 0। और जब y को करोगे, y को z के रेस्पेक्ट में, तो इधर पे z है नहीं, बाकी सब कांस्टेंट उसके लिए, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसमें भी देखोगे तो ये क्या बन चुका है, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स बन चुका है। ठीक है। और लास्ट इसको चेक कर लेते, दैट इज ये क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स तो दिया हुआ है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हमें अच्छे से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इधर पे कुछ मिक्सिंग है क्या, नहीं, z अलग अलग है, चलो इसको कुछ मिक्स कर देते, चलो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इस फोर्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते थोड़ा सा मिक्सिंग दे देते। ठीक है, इस फोर्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते, चेंज करके हम लोग अलग कुछ जैसे कि ऐसे मिक्सिंग करते हैं कि x और y एक ही टर्म में रह जाए। में नहीं था तो हम लोग ऐसे बनाते, क्या कर लेते, ऐसे फोर्स है लेट से, जिसमें इधर पे x y i कैप है, में y z j कैप है, और इसमें x y z, ठीक है, k कैप है, ऐसा दे दिया। ठीक है, इसमें देखो मिक्सिंग है बहुत सारा, x और y एक साथ भी है। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं पहला वाला अभी इधर पे चेक कर, चलो f ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू हमें y करना है, f ऑफ क्या करना है, उसके बाद f ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू हमें z करना चाहिए, y विथ रेस्पेक्ट टू हमें क्या करना चाहिए, x करना। ठीक है, तो x को विथ रेस्पेक्ट टू y करो, इधर पे देखो x को, x मतलब इधर एक्स वाई है, एक्स वाई को जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा और y का 1 आ जाएगा, तो x आ जाएगा इधर। और जब y को करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर पे देखो y को जब करेंगे, y मतलब yz है, yz को x के रेस्पेक्ट में करोगे, इधर तो x है ही नहीं, इधर पे तो x है ही नहीं, तो तुम्हारे पास इधर पे ये पूरा चीज कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए 0 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल है तो ये कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, फिर भी और एक दो सेकंड वाला कर लेते, सेकंड वाला में देख लेते। चलो हमें क्या करना है, x को करना है विद रेस्पेक्ट टू z, और z को करना है विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, x को कर लो, x को विद रेस्पेक्ट टू z, इधर z है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। और इधर पे जब करोगे तो x है एक, yz बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है, डिफरेंशिएशन अगर आता है तो ये सब इजी हो जाएगा। ये इक्वल नहीं है तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक कंजर्वेटिव नहीं है, नॉट कंजर्वेटिव। ठीक है, दो चेक कर लिया, बहुत एनफ है। तो नॉट कंजर्वेटिव हमेशा कंजर्वेटिव होगा ऐसा कोई बात नहीं है ना, तो ये नॉट कंजर्वेटिव हो गया, और बाकी ये दोनों क्या हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। ठीक है, बाकी सीएफ हो गया, ये नॉट सीएफ। ठीक है, ये अगर तुम्हें समझ आ गया तो हमारे पास अभी लास्ट एक क्वेश्चन बाकी है, जो एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे बुक में अगर देखोगे तो अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा बहुत जगह। ठीक है, तो सोचो इधर पे एक स्क्वायर है, सोचो इधर पे एक स्क्वायर है, और हमारे पास इधर पे कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो
ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें अगर देखोगे तो मैंने ये बना के रखा, ठीक है, क्या हो जाता है देखना, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस। एक फोर्स दिया गया है, दैट इज दिस फोर्स, ठीक है, ये एक फोर्स दिया गया है और तुम्हारा एक पार्टिकल है जिसपे ये फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, ये फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है एक पार्टिकल पे, और वो पार्टिकल ए से बी मूव हो रहा है, फिर बी से सी मूव हो रहा है, फिर सी से डी मूव हो रहा है, और फिर डी से ए मूव हो रहा है। मतलब ए से ए उसका क्या हो रहा है, ए टू ए इसका मूवमेंट हो रहा है, ए टू ए इसका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एक फोर्स देखो, एक पार्टिकल है जो ए पे था, उसमें इतना फोर्स हम लोग ने लगाया, उतना फोर्स हमने एग्जर्ट किया, अप्लाई किया, जिसके वजह से ये ए से स्टार्ट होके बी गया, फिर सी गया, फिर डी आया, फिर ये ए आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमें समझ आ गया। तो हमें ये बताना है, हमें क्या बताना है कि कितना वर्क डन हुआ है, हमें क्या बताना है कितना वर्क डन हुआ है, गिवन दैट ये दिया हुआ है कि ये 1,1 है, ठीक है, ये दिया है ये 1,1 है, ये 2,1 है, ठीक है, और ये दिया गया है कि ये 2,2 है, और ये दिया गया है कि ये 1,2 है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देके दिया है और तुम्हें ये बताना है कि इसमें वर्क डन कितना हुआ है, तुम्हें क्या बताना है, इसमें वर्क डन कितना हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो अगर पहले देखोगे ना, अगर इनिशियली ये क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा, लेकिन इसको जब तुम कंजर्वेटिव के आइडियाज में देखोगे कि ये जो फोर्स है, तो क्या ये फोर्स, क्या ये जो फोर्स है, क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है, क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है, क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव होता है और तुम्हें दिख रहा है कि ए टू ए मतलब क्या हो गया, क्लोज लूप हो गया, क्लोज लूप। अगर ये क्लोज लूप हो गया तो मैं बता सकता हूं ना, क्लोज लूप में वर्क डन तुम्हारा क्या होता है, जीरो होता है, वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो क्या मुझे ये चेक करना चाहिए एक बार कि ये क्लोज लूप है कि नहीं? अगर क्लोज लूप हो जाता है तो हमारा काम एक सेकंड में इधर पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या ये तुम्हारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है? अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो तुम्हारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जल्दी से जीरो तुम लिख के आ जाओगे एग्जाम में। तो कंजर्वेटिव है कि नहीं उसको चेक कर लो। तो उसके लिए तो तुम्हें अभी नॉलेज चाहिए होगा, जो मैंने इधर पे तुम्हें सिखाया है कि एक्स को तुम्हें वाई के रेस्पेक्ट में और वाई को तुम्हें एक्स के रेस्पेक्ट में इधर पे क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो करते हैं। एक्स में देखो एक्स स्क्वायर है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई करोगे तो जीरो आ जाएगा। देखो वाई में देखो इधर पे एक्स है नहीं, 2y स्क्वायर है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा। तो एक तो हो गया हमारा सेटिस्फाई। अभी दूसरा को सेटिस्फाई करते हैं जिसमें एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जेड, अच्छा जेड तो है नहीं, ऐसे भी जीरो हो गया, ठीक है। जेड तो है नहीं ना, जेड अगर है नहीं और इधर पे कहीं पे जेड दिख नहीं रहा है तो मतलब उसका अगर तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर भी लोगे आंसर क्या आएगा, इधर पे भी जीरो आएगा, इधर पे भी जीरो ही आने वाला, जेड है नहीं इधर पे। और थर्ड वाला भी तुम इधर पे सेटिस्फाई करा लो, दैट इज y विथ रेस्पेक्ट टू z करना है, अच्छा z तो है नहीं फिर से, और z विथ रेस्पेक्ट टू y करना है, फिर से z है नहीं, तो इधर पे तुम बोल सकते हो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यस यस, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि क्लोज लूप में वर्क डन कितना हो जाएगा, क्लोज लूप में वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्लोज लूप में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा इसका जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा जीरो, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जीरो, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ए टू ए मूव हुआ है, तो ए टू ए अगर मूव हुआ है तो ये तुम्हारा कहानी क्या हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, जिसमें हम लोग ने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हम लोग ने पूरा सीख लिया है। और आगे का लेक्चर्स में तुम देखोगे तो अभी एनर्जीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वर्क डन का काफी सारा चीजें हम लोग ने इधर पे कवर किया है।
अभी हम लोग धीमे धीमे क्या करेंगे, फोर्थ लेक्चर से हम लोग एनर्जीज में जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, और फिर हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा, जिसमें हमें बहुत सारा क्वेश्चन करना है, ढेर सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करना है। उतना अगर कर लोगे जितना मैं करवा रहा हूँ तो तुम्हारा जेईई एडवांस तक की सफर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और साथ में एक स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से तुम सॉल्व कर लेना, तो तुम्हारा एडवांस में बहुत अच्छा मार्क आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, IIT में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो बाय बाय।